मैं दीपा शाही मनीष वर्मा टीम से आप सभी का आज इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है 6th सेमेस्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ 6th सेमेस्टर एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसके बाद हम इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ यूनिट डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट का वो है मास कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। सेकेंड यूनिट जो हमारा है दैट इज अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। थर्ड यूनिट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया। फोर्थ यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे वो है राइटिंग फॉर द मीडिया। एंड फिफ्थ यूनिट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सम सिग्निफिकेंट इश्यूज ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सारे के सारे यूनिट्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं के क्वेश्चंस हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ये सारे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है व्हाट आर द मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? Comment on the significance of radio as a mode of mass communication, especially in developing countries with poor literacy rate. सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है एंड उसका सिग्निफिकेंस जानेंगे कि रेडियो का जो सिग्निफिकेंस है मास कम्युनिकेशन के अंदर वो क्या है, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज जो प्रगतिशील होने वाली है, कंट्रीज जो प्रगति की ओर बढ़ रही हैं, उन कंट्रीज में रेडियो का एज मास कम्युनिकेशन क्या इंपॉर्टेंस है। और द क्वेश्चन इज गिवन बिलो ऑल्सो, एक क्वेश्चन नीचे भी दिया गया है, उसी क्वेश्चन का लिंक जो है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा। फॉर सपोज दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट मास कम्युनिकेशन। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन के कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट वेज कैन मास कम्युनिकेशन बी क्लासिफाइड, और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम मास कम्युनिकेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो बोथ द क्वेश्चन आर लिटिल बिट सेम। एक तरह से दोनों क्वेश्चन लगभग बिल्कुल सेम हैं, एक दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड हैं। पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मास कम्युनिकेशन के मोड्स बताने हैं आपको, और सेकंड क्वेश्चन वी आर आस्किंग अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो बोथ द क्वेश्चन आर सेम। इफ द क्वेश्चन अराइजेज इन द फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, आप उसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू हैव अ इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं इस पूरे टॉपिक का, मास कम्युनिकेशन का। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मास कम्युनिकेशन इज सिंपली स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ऑडियंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल मीन्स लाइक टीवी, रेडियो, इंटरनेट। मास कम्युनिकेशन का सिंपली मतलब है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं, कौन सा मोड है, कौन सा वे है, किस तरीके से हम जन संचार कर सकते हैं, लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका है? ये तरीका है इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से और मैकेनिकल तरीके से हम अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि टीवी, रेडियो और इंटरनेट के यूज से हम अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो लार्जर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। सो इट्स अबाउट शेयरिंग न्यूज, शेपिंग एंड ओपिनियन एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंट इश्यूज। और इसका ये मतलब भी है कि हम अपनी जितनी भी ओपिनियंस हैं उनको शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज जो होते हैं उनको शेयर कर सकते हैं, मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं। किस तरीके से? मास कम्युनिकेशन के तरीके से। और इसके अंदर हम कई बार क्या करते हैं, अवेयरनेस को भी फैलाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं मास कम्युनिकेशन के तरीके से, ताकि हम जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कल्चरल इश्यूज हैं, उनको सॉर्टिफाई कर सके। बेसिकली इट्स अबाउट टॉकिंग टू अ बिग ऑडियंस ऑल एट वंस थ्रू थिंग्स लाइक न्यूज, एड्स, सोशल मीडिया। और इसमें अगर बेसिकली हम देखें तो इसका मतलब ये है जो अपनी इंफॉर्मेशन हैं, जो मैसेजेस हैं, जो ओपिनियंस हैं, वो शेयर कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एड्स, न्यूज एंड सोशल मीडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट मास कम्युनिकेशन। दिस इज द इंट्रोडक्शन विच आई हैव गिवन अबाउट मास कम्युनिकेशन कि एक्चुअली मास कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरीके से हम अपने मैसेजेस को, अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं, लाइक थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, थ्रू लाइक वी कैन शेयर आवर थॉट्स इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं,
एड्स के थ्रू कर सकते हैं, न्यूज के थ्रू कर सकते हैं. नाउ व्हाट द थिंकर्स व्यूज आर देयर. अब कुछ लोगों ने भी इसके बारे में अपने अपने व्यूज डाले हैं. लाइक यू कैन से द ऑथर्स, जो ग्रेट राइटर्स हैं, उन्होंने भी अपने अपने कुछ कुछ पॉइंट्स इनके बारे में डाल रखे हैं. तो उसके बारे में हम थोड़ा सा व्यू लेंगे. दैट इज थिंकर्स व्यू ऑन मास कम्युनिकेशन. व्हाट इज द व्यू ऑफ मास कम्युनिकेशन? What thinkers have tell about mass communication? मास कम्युनिकेशन के बारे में थिंकर्स ने क्या सोचा है? अकॉर्डिंग टू मेहता के अकॉर्डिंग, ही इज अ ग्रेट राइटर एंड अ पोएट. आप जान सकते हैं मेहता जो है वो बहुत बड़े राइटर एंड पोएट हैं. उन्होंने क्या बताया है कि मास कम्युनिकेशन इज अ कंसर्न विद ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन. ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन दैट मीन्स टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, to spread it away, to transmit something, that is called transmitting information. Thoughts and opinions, entertainments. और हम किस तरीके से कर सकते हैं ताकि हम अपने सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है, वो क्या कर सकते हैं? स्प्रेड कर सकते हैं. वो उनके थॉट्स, उनके ओपिनियंस, एंटरटेनमेंट, हर एक तरीके की चीजों को जो हम स्प्रेड करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. सो हियर एट अ टाइम टू लार्जर नंबर ऑफ heterogeneous audience. Now what is the meaning of heterogeneous? Heterogeneous का मतलब होता है that means there are different kind of people in India. आप देख सकते हो कि हमारे देश में अलग अलग तरीके के लोग हैं. Some are rich, some are poor, some are literate, some are illiterate. कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं. तो ये सभी के सभी जितने भी आपके ऑडियंसेस होती हैं, so they are called heterogeneous audience. तो इन सभी तक जो मास कम्युनिकेशन है वो एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम जो है इंफॉर्मेशन इन सभी हेट्रोजीनियस ऑडियंस तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं. ये कहना है मेहता का, एंड ही इज अ ग्रेट राइटर एंड पोएट. सो अकॉर्डिंग टू एम्ब्री, मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज, थॉट एंड एटीट्यूड थ्रू सम मीडिया एट अ टाइम टू अ लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस ऑडियंस. अब मेहता भी यही बात कह रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि जो मास कम्युनिकेशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम जो है मैसेजेस को, थॉट्स को, एटीट्यूड्स को हर एक उस इंसान तक पहुंचा सकते हैं जो इस संसार में है. लाइक वी कैन से हेट्रोजीनियस ऑडियंस. सो दिस इज ऑल अबाउट द राइटर्स एंड पोएट्स थिंक अबाउट मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन के बारे में जो राइटर्स ने और पोएट्स ने बताया है वो मैंने अभी आपको समझाया. नाउ इट इज द मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. Now the question comes, what the question was saying? Question क्या कह रहा था? What are the modes of mass communication? मास कम्युनिकेशन के क्या वेज हैं, क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. मास कम्युनिकेशन हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म, द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. सो दैट मीन्स कि मास कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, और इसको कैटेगराइज किया गया है इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द फिजिकल फॉर्म. फिजिकल फॉर्म के थ्रू, ठीक है, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके हम यूज करते हैं मास कम्युनिकेशन को. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे आप देख सकते हो आजकल डिजिटल वे में हम कितनी कितनी चीजों को कहां कहां तक पहुंचा देते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्यूशन एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. एंड नेचुरली ऑल्सो वी कैन डू हैव अ काइंड ऑफ मास कम्युनिकेशन. पहले भी जब हम देखते थे पास्ट में, तो हम मास कम्युनिकेशन कैसे करते थे? थ्रू द हेल्प ऑफ पिजन्स. आप पास में चले जाओ, एंशिएंट टाइम में कैसे होता था मास कम्युनिकेशन? मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते थे? थ्रू द हेल्प ऑफ पिजन्स. अगर आप देखोगे तो कबूतर जो होते थे वो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है, सो दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. सो मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन are of two types. We can see here the first one is print media and second is electronic media. So right now we are discussing about print media. Actually जो हमारा first part है modes of mass communication का, वो है print media. तो print media के through हम कैसे mass communication कर सकते हैं, now we will study about it. So brief history of print media. What is the brief history of print media? Print media किस तरीके से हमारे पास आया, हमने किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया, वो सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. प्रिंट मीडिया हैज बिगन इन द 15th century. 15th century में प्रिंट मीडिया आ चुका था विद जोहान्स गुटेनबर्ग इन्वेंशन. दैट मीन्स जोहान्स गुटेनबर्ग ने एक इन्वेंशन करी थी, वो इन्वेंशन का नाम है प्रिंटिंग प्रेस. जब उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लेके आए सबसे पहले, सो एट दैट टाइम प्रिंटिंग प्रेस वाज द मीडियम ऑफ
मास कम्युनिकेशन, वाज द मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन, और इसे ही हम प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। सो बिफोर दैट एवरीथिंग हैड टू बी, जैसे आप जान सकते हो कि पहले जमाने में हम लोग जो है हाथों से लिखते थे, हैंड रिटन हर चीज होती थी, बट अब जो है वो हैंड रिटन नहीं होती है। उसके बाद कौन आया? गुटेनबर्ग ने जब इन्वेंट किया आपका प्रिंटर, तो उसके बाद हमारे पास जो है ऑप्शन रहा कि हम हाथों से ना लिखकर अपने टाइम को सेव करें। सो प्रिंटिंग प्रेस वाज द दैट टाइम, प्रिंटिंग प्रेस जब आई तो इट वाज लाइक कि हमारी चीजें बहुत आसान हो गई। इट वाज चीपेस्ट, सस्ती भी थी, और हम कम समय में कम टाइम कंज्यूम करके उन चीजों को कर सकते थे और मास कम्युनिकेशन को प्रोसेस में कर सकते थे। सो इस तरीके से बिफोर दैट एवरीथिंग हैड टू बी हैंड रिटन व्हिच वाज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, बट विद द प्रिंटिंग प्रेस बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल बिकेम चीपर एंड मोर एक्सेसिबल। उसके बाद क्या हुआ? जब प्रिंट मीडिया आया तो प्रिंट मीडिया के अंदर हमारे पास, जैसे मैंने बताया आपको, प्रिंटिंग प्रेस आई तो हमारे पास जो हैंड रिटन का ऑप्शन खत्म हो गया और हमने जो है मोर एक्सेसिबल ऐसी चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया जिससे कि हमारा टाइम भी कम कंज्यूम हो और हम चीजों को जल्दी कर पाए। तो इसलिए हमने प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, बिकॉज गुटेनबर्ग ने उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस को हमारे सामने लेकर आए थे। सो प्रिंटिंग प्रेस वाज वेरी लाइक एक्सेसिबल, बहुत आसानी से लोगों तक हम पहुंचा सकते थे, मैसेजेस पहुंचा सकते थे प्रिंटिंग प्रेस से। लाइक हम बुक्स का जल्दी प्रिंट कर सकते थे और मटेरियल्स को जल्दी प्रिंट कर सकते थे ताकि उनको चीपर बनाया जा सके और टाइम भी कम कंज्यूम हो। सो द प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स, प्रिंट मीडिया के अंदर क्या क्या चीजें आती है? लाइक न्यूज़पेपर वी कैन से प्रिंट मीडिया, बुक्स वी कैन से प्रिंट मीडिया, मैगजीन्स जो होती है प्रिंट मीडिया के अंदर आती हैं, एंड अदर टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जैसे आप पैम्फलेट्स देखते हो, ठीक है, ब्रोशर्स देखते हो, ये सारे की सारी चीजें जो होती है वो प्रिंट मीडिया के अंदर आती है बिकॉज इसके अंदर प्रिंटिंग प्रेस का यूज किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंट मीडिया। नाउ द सेकंड पार्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमारा सेकंड पार्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एज मास कम्युनिकेशन के जो मोड्स हमने बताए थे, फर्स्ट वाज प्रिंट मीडिया एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो नोन एज ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, ये भी एक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया होता है, एक मास कम्युनिकेशन का जरिया है जिससे कि हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। encompasses the transition of the information, entertainment and communication through electronic devices। और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू मैसेजेस को पहुंचाते हैं ब्रॉडर ऑडियंस के पास, ब्रॉडर मतलब बहुत ज्यादा लोगों के पास। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स मीडियम सच एज रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरनेट का यूज करके, टेलीविजन का यूज करके एंड रेडियो का यूज करके हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एंड इट इज इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नाउ वी विल गो थ्रू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास आया, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। इन द लास्ट 100 years एक टेक्नोलॉजी, जब हम बहुत सालों से अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, हैज एडवांस्ड एट अ सच रैपिड रेट। बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं और टेक्नोलॉजीज को कंपास भी कर रही हैं, धीरे धीरे चीजें जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। सो द टेक्नोलॉजी लास्टेड फॉर अ फ्यू इयर्स, समटाइम्स ऑफ फ्यू मंथ्स, एंड देन अ न्यू टेक्नोलॉजी रिप्लेस इट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक टेक्नोलॉजी आती है तो नई टेक्नोलॉजी उसको ओवरकम करके आगे बढ़ जाती है और लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सो रेडियो एंड इंटर टेलीविजन ऑल्सो केम एज अ सरप्राइज इन दिस फेज। प्रिंटिंग प्रेस के पास जो हमारे पास आया, दैट इज कॉल्ड रेडियो एंड टेलीविजन इन दिस फेज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। और इस तरीके से उसने क्या किया, बहुत जल्दी डेवलप कर लिया मास कम्युनिकेशन को, मोड को बहुत जल्दी डेवलपमेंट तक पहुंचा दिया। एंड रेडियो एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड टेलीविजन एज अ मीडियम मास कम्युनिकेशन ड्यूरिंग 1980s। अब हम 1980s की बात करें तो 1980 में जो हम देखेंगे तो मास कम्युनिकेशन का जो सबसे सुपर फास्ट मोड था, दैट वाज रेडियो एंड टेलीविजन। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, हैंडहेल्ड डिवाइसेस, टेप रिकॉर्ड्स, सीडीज, डीवीडीज, सेट टॉप बॉक्सेस, एचडी चैनल्स, सोशल मीडिया साइट्स, like you can say social media sites, Orkut you can use, Twitter, Facebook, messaging services, WhatsApp like you can say, Skype you can say, television program, recording facilities there right now you can say, satellite internet receptibility is also there. So these all are the modes of mass communication which are there in electronic media. They are all includes in electronic media. ये सभी के सभी electronic media का part है
और यही हमारा मास कम्युनिकेशन का मीडियम है, सोर्स है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अब इसमें हमारा क्वेश्चन के अंदर एक सेकेंड पार्ट भी था, दैट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियो एज अ मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के अंदर जो रेडियो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो उसका स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज विद पुअर लिटरेसी रेट, और ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में जिनके अंदर जो लोग हैं वो कम लोग हैं, ऐसे जो पढ़े लिखे हैं, अधिकतर लोग जो है वो अशिक्षित हैं। तो ऐसे जगह पर जहां पर लोग अशिक्षित हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो प्रगति की ओर बढ़ रही हैं, ऐसी कंट्रीज में मास कम्युनिकेशन का क्या रोल है, रेडियो का क्या रोल है। सो रेडियो वॉज इन्वेंटेड इन 19th सेंचुरी। रेडियो का जो आविष्कार हुआ 19वीं शताब्दी में हुआ था। यूलियो मार्कोनी स्टार्टेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन 1896। मार्कोनी ने इसका इन्वेंशन किया था, उन्होंने सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करी रेडियो पे 1896 में विद द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट वायरलेस टेलीग्राफ लिंक, और उन्होंने सबसे पहला टेलीग्राफ लिंक का इन्वेंशन किया था 1896 में। सो रेडियो हैज बीन अ ट्रांसफॉर्मेटिव, दैट मींस इट्स इज बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव मैसेजेस, इट इज सेंडिंग द मैसेजेस टू द पीपल। ये लोगों तक अपने मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है रेडियो। इन द रियल्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली इन द वर्क ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हमारा चल रहा था उस समय जो है रेडियो का बहुत सबसे ज्यादा रोल था मास कम्युनिकेशन के लिए। सो व्हेन इट इमर्ज एज अ पावरफुल मीडियम, बहुत पावरफुल मीडियम बन चुका था, इट वाज द ओनली सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एट दैट टाइम, बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। एंड इट्स एबिलिटी टू ट्रांसलेट न्यूज, एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन, और इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, वो इंफॉर्मेशन को सेंड करना, न्यूज को सेंड करना, मैसेजेस को पहुंचाना, एंड एंटरटेनमेंट पर्पज से भी यूज किया जाता था। आपको पता है रेडियो में आप सॉन्ग सुन सकते थे, लाइक इंफॉर्मेटिव, लाइक यू कैन से एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग भी की जाती थी, लाइक आप प्रसार भारती देख सकते हो, लोग सुनते थे, ब्रॉडकास्टिंग होती थी। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे और जिन तक शिक्षा को नहीं पहुंचाया जा सकता था उन तक उस शिक्षा को पहुंचाने का काम जो करता था उस समय जो है रेडियो करता था, क्योंकि काफी लोग जो थे उस समय बहुत अशिक्षित थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती थी, एक्सेसिबल नहीं थी। तो उस समय पर जो रेडियो था उसने बहुत एक पावरफुल इमेज बना रखी थी ऑडियंसेस के अंदर, और इस तरीके से लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जाती थी। सो इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव ऑल्सो, बहुत इंफॉर्मेटिव भी था। ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर दूर तक जो लोग रहते थे, जो अशिक्षित है, उनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है उस समय पे, तो उस समय पे रेडियो ने अपने ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू जो है अपने मैसेजेस या अपने हर एक चीज जो है लोगों तक पहुंचाई। सो इट वाज अ पावरफुल टीम फॉर रीचिंग डाइवर्स ऑडियंस, एंड डाइवर्स ऑडियंस मींस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। इस देश में आप देख सकते हो या बाहर भी कहीं भी देख सकते हो, अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो इन सभी लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो काम करता था वो रेडियो करता था उस समय। सो रेडियो होल्ड्स इमेंस सिग्निफिकेंस, रेडियो का बहुत ज्यादा, इमेंस मींस डीपली जो इम्पैक्ट होता है वो था उस समय एज अ मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन। उस समय में रेडियो का बहुत ज्यादा प्रभाव था लोगों के ऊपर मास कम्युनिकेशन के लिए, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज विद पुअर लिटरेसी रेट, और ऐसी कंट्रीज में जहां पर लोग अशिक्षित हैं, ज्यादा मात्रा में शिक्षित हैं, उन तक शिक्षा पहुंच नहीं पाई। इसी वजह से रेडियो उनका एक ऐसा माध्यम बन गया, एक ऐसा मीडियम बन गया जिससे कि वो शिक्षा को ग्रहण कर सके। सो पाकिस्तान, लाइक यू कैन से द लिटरेसी रेट इज वेरी लेस, जो पाकिस्तान का जो था बहुत कम था, तो रेडियो ने वहां पर एक पावरफुल वेपन की तरह काम किया। एंड नाइजीरिया, बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया, सो इन सभी कंट्रीज के अंदर आप देख सकते थे उस समय पर कि रेडियो ने बहुत पावरफुल वेपन की तरह काम किया। सो इंफॉर्मेशन एंड न्यूज डिसेमिनेशन, जो हमारा मास कम्युनिकेशन है, उसका सबसे पहला काम जो होता है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, और डिसेमिनेशन करना है, दैट मींस न्यूज डिसेमिनेशन, लाइक न्यूज को स्प्रेड करना और इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना। सो हियर रेडियो सर्व एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। रेडियो ने जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचाई, कई लाखों लोगों तक पहुंचाई, जो लोग अशिक्षित थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उन लोगों तक ये सारे की सारी न्यूज को पहुंचाने का, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का जो काम करता था वो रेडियो करता था। सो इट प्रोवाइड्स अपडेट्स ऑन करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स के ऊपर अपडेट्स देता था हमें, लाइक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड लोकल न्यूज, जो लोकल न्यूज चल रही है या कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, कोई भी प्लान गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है लोगों के लिए, उन सभी मैसेजेस को पहुंचाने का काम जो करता था उस समय वो रेडियो था। सो फॉर एग्जांपल इन रूरल एरियाज आप देख सकते हो, बांग्लादेश के अंदर देख सकते थे, वेयर लिटरेसी रेट्स
आर लो, जहाँ पर आप देख सकते हो कि लोग जो है वो अशिक्षित हैं, शिक्षित लोगों की जो मात्रा है वो कम है. सो रेडियो ब्रॉडकास्ट इन द बंगाली लैंग्वेज provide vital information about agriculture, weather forecast and health advisors. That means उस समय पे जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुआ करती थी वो बंगाली में हुआ करती थी, जिससे कि जो आम जनता है, जो ब्रॉडर ऑडियंस है, जो लोग चीजों को पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचाने का जो काम करता था बांग्लादेश में वो रेडियो करता था, बिकॉज उस समय जो ब्रॉडकास्टिंग वहां होती थी वो बांग्ला में होती थी, दैट इज कॉल्ड बंगाली. सो द सेकेंड पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एजुकेशन. एजुकेशन आउटरीच. दैट मीन्स कि हमारी जो एजुकेशन है उसको वहां तक कैसे पहुंचाया गया, मास कम्युनिकेशन का क्या रोल है ताकि लोगों तक चीजों को पहुंचाया जाए, लोगों तक एजुकेशन तक पहुंचाया जाए. तो इसमें हमारा मास कम्युनिकेशन का क्या रोल है ये हम पढ़ेंगे. एजुकेशन आउटरीच. रेडियो ब्रॉडकास्ट एजुकेशन प्रोग्राम द नीड्स of diverse communities, facilitating learning opportunities for those who may not have access to formal education. Education outreach, that means कि लोगों तक शिक्षा कैसे पहुंचाएगी. तो रेडियो का सबसे पहला काम क्या था, लोगों तक शिक्षा का पहुंचाना. तो कई सारे लोग जो उस समय वहां थे, पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में, 80s के टाइम में, तो उन लोगों तक शिक्षा जो पहुंचाई जाती थी वो रेडियो के थ्रू पहुंचाई जाती थी. और उन लोगों तक ऐसी डाइवर्स कम्युनिटीज होती थी, अलग अलग तरह के लोग संसार में रहते थे. कम्युनिटीज ऐसी थी जहाँ पर शिक्षा को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, एजुकेशन को वैल्यू नहीं दी जाती थी. तो वहां पर ऐसी जगहों पर जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन को फैलाने का, स्प्रेड करने का, डिसेमिनेशन करने का जो काम करता था वो रेडियो करता था. सो फॉर एग्जाम्पल प्रसार भारती, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रसार भारती के थ्रू ऐसी ब्रॉडकास्टिंग हुआ करती थी जिससे कि लोगों तक, जो अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जिनके लिए एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है, उनके एक्सेस के अंदर नहीं है, तो उन लोगों तक पहुंचाने का जो काम करता था वो रेडियो करता था. सो द थर्ड पॉइंट इज एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एडवाइस. दैट मीन्स एग्रीकल्चर. अब आपको पता ही है कि हमारे देश में या काफी ऐसे देश हैं जहां पर लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है. दैट मीन्स एग्रीकल्चर है. फार्मिंग के थ्रू ही वो अपना जीवन यापन करते हैं. फार्मिंग को बेटर से बेटर बनाने के लिए भी हमें कुछ नॉलेज की जरूरत होती है. तो वो नॉलेज हमें किससे मिली? रेडियो से. तो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एडवाइसेस, दैट मीन्स अबाउट द क्लाइमेट ऑल्सो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन बाय मास कम्युनिकेशन एंड दैट मास कम्युनिकेशन इज रेडियो. उस समय किसके थ्रू मास कम्युनिकेशन होता था? दैट मीन्स एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एडवाइसेस दी जाती थी गवर्नमेंट के थ्रू, वो होती थी हमारे रेडियो से. सो इन कंट्रीज लाइक, जैसे कि आप नाइजीरिया में देख सकते हो, दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी वेरी डेवलपिंग कंट्री राइट नाउ. एक डेवलपिंग कंट्री है जो अभी भी प्रगति कर रही है, प्रगतिशील नहीं हुई है, डेवलप नहीं हुई है. सो ऐसी कंट्री में वहां पर एग्रीकल्चर ही प्राइमरी सोर्स होता था उनका ऑक्यूपेशन का, उनके कमाई का एक साधन होता था, सिर्फ वही होता था एग्रीकल्चर. तो उनको बेटर से बेटर बनाने के लिए, सोर्स को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया. रेडियो सर्व एज एन एसेंशियल टूल फॉर ब्रॉडकास्टिंग एग्रीकल्चर एडवाइस. रेडियो का इस्तेमाल करके ब्रॉडकास्टिंग की गई और लोगों तक एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन को पहुंचाया गया, उनको एडुकेट किया गया कि किस तरीके से आप अपने एग्रीकल्चर प्रोसेस को और इम्प्रोवाइज कर सकते हो. रेडियो एंड स्टेशन broadcast programs that provide farmers with crucial information about modern farming techniques, pest control and weather patterns. इस तरीके से जो है वेदर के पैटर्न्स को बताना कि अब मौसम कैसे होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो फार्मर्स थे वो अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करते थे और अपने क्रॉप्स को या अपने इरिगेशन को और हार्वेस्टिंग को और ग्रो करने के लिए वो समय जो हेल्पफुल सोर्स था वो हमारा रेडियो था. और उसी की मदद से नाइजीरिया जैसी कंट्रीज जो हैं वो अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन को फुलफिल कर पा रहे थे. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट की सोर्स अगर देखा जाए तो आपको पता ही है रेडियो वॉज द प्राइम सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. पहले जमाने में जब आप देखते थे, एंशिएंट टाइम में आप देखते थे कि जो रेडियो होता था लोग में सॉन्ग्स वगैरह सुना करते थे जिससे कि उनका एंटरटेनमेंट होता था. तो आप इसमें देख सकते हो कि भूटान एक ऐसा देश था विद इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज. सांस्कृतिक तरीके से बिल्कुल समृद्ध हो चुके थे, प्रोग्रेसिव हो चुके थे, वो अपने कल्चर को बहुत ज्यादा अडेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उसमें बिल्कुल एंग्रॉस हो चुके थे, एंड मोमेंट तक, डेप्थ तक जा चुके थे. रिलाइज ऑन रेडियो एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. और अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा वो रिलाइज करते थे, इंक्लूडिंग म्यूजिक, स्टोरीज एंड ड्रामास. Bhutan Broadcasting Service features a diverse array of music, folklore
and radio dramas that resonate with listeners across different age groups and linguistic backgrounds, promoting cultural cohesion and entertainment. That means भूटान के अंदर आप देख सकते हो कि भूटान एक ऐसा देश है जो अपनी सांस्कृतिक चीजों को कभी भूला नहीं है। वो हमेशा उन संस्कृति के अंदर घुसा हुआ था, हमेशा उन संस्कृति के अंदर बिल्कुल इमर्स हो रखा था, जिन संस्कृति को वो आज भी अपनाता है। तो उन सभी चीज़ों को वो अपने रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू समझता था, जानता था, और इसी में एक डाइवर्स एरा ऑफ म्यूजिक, दैट मीन्स उस समय पे जो ब्रॉडकास्टिंग हुआ करती थी वो उनके म्यूजिक को ब्रॉडकास्टिंग की जाती थी रेडियो के थ्रू। रेडियो ड्रामास होते थे, उसके अंदर रेडियो के अंदर ड्रामास भी क्रिएट किए जाते थे जो कि रेजोनेट करते थे उनके लिसनर्स को, दैट मीन्स दे कनेक्ट विद द लिसनर्स। उनके लिसनर्स जो थे वो उसको कनेक्ट कर पाते थे, और उस कनेक्टिविटी के थ्रू जो है लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड डेवलप हो रहा था। उनके डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग भी उसको सुनते थे, तो उनका जो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड जो है वो डेवलप हो रहा था। प्रमोट कर रहे थे वो कल्चरल कोहेशन एंड एंटरटेनमेंट को। इस तरीके से वो कल्चरली अपने आप को डेवलप कर रहे थे और एंटरटेनमेंट का सोर्स भी लोगों तक पहुंचा रहे थे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, एंड फिफ्थ इज अबाउट सोशल अवेयरनेस कैंपेन। नाउ द रेडियो इज ऑल अबाउट सोशल अवेयरनेस कैंपेन। लाइक वी कैन सी विविध भारती, आपने सुना होगा विविध भारती का नाम। विविध भारती इज in India facilitates discussions on pressing social issues. सोशल इश्यूज को प्रेस करने में, उनको आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में हेल्पफुल है। मोबिलाइज करता है कम्युनिटीज़ को फॉर पॉजिटिव चेंज और एम्प्लीफाई करता है वॉइसेस एडवोकेटिंग फॉर सोशल प्रोग्रेस। सोसाइटल प्रोग्रेस को भी वो इम्प्रोवाइज करता है। इस तरीके से विविध भारती रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नाइजीरियाज फेडरल रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ नाइजीरिया। तो ये नाइजीरिया का ही एक कॉर्पोरेशन, ब्रॉडकास्टिंग का एक तरीका था जिसके थ्रू लोगों ने अपने इंफॉर्मेशन को गैदर किया, उसको सुना और समझा। नाइजीरियाज फेडरल रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ नाइजीरिया एंड रेडियो नाइजीरिया आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग सोशल अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। These platforms host discussions on women's empowerment, health issues and community developments, fostering dialogues and driving positive and social change in regions with low literacy rates. नाइजीरिया के अंदर जो इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें होती थी उनको प्रमोट किया जाता, सोशल अवेयरनेस को प्रमोट किया जाता था नाइजीरिया के अंदर, तो वो इसी तरीके से रेडियो के माध्यम से किया जाता था। और ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाता था, दैट मीन्स नारी शक्ति को आगे बढ़ाया जाता था। इस तरीके से रेडियो में ऐसी ऐसी ब्रॉडकास्टिंग की जाती थी जिससे कि नारी शक्ति को एम्पावरमेंट मिले और हेल्थ इश्यूज के बारे में डिस्कस किया जा सके, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग फोस्टिंग डायलॉग्स बोले जाते थे। फोस्टिंग मीन्स लाइक उनको इनहैंस करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए ऐसे ऐसे डायलॉग्स, ड्रामास क्रिएट किए जाते थे रेडियो के थ्रू, ताकि लोग जो हैं अवेयर हो सके कि संसार में या दुनिया में क्या हो रहा है। इट्स अबाउट ड्राइविंग पॉजिटिव सोशल चेंज इन रीजन्स। इस तरीके से जो ऐसे रीजन्स हैं लाइक नाइजीरिया जैसे रीजन्स जो हैं, उन रीजन्स में आपकी बैकग्राउंड जो जहाँ पर इतना अच्छा नहीं है, जहाँ पर लोग शिक्षित नहीं हैं, उन एरियाज के अंदर जो है पॉजिटिव सोशल चेंज लाया गया, मतलब सोशली लोग जो है वो अपलिफ्ट हुए, आगे बढ़े। एंड इन रीजन्स विद लो लिटरेसी रेट, और ऐसे एरियाज में जहाँ पर लोग, जैसे नाइजीरिया कंट्री है उसमें लो लिटरेसी रेट है, तो ऐसे एरियाज के अंदर जो है लोगों को रेडियो के थ्रू वो नॉलेज पहुंचाई गई। पूरा क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका लास्ट में आपको एक कंक्लूजन देना है। सो द कंक्लूजन इज द मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, जैसे कि मैंने बताया जो मास कम्युनिकेशन हमारा है वो इंक्लूड करता है आपका प्रिंट मीडिया, टेलीविजन एंड रेडियो एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंक्लूड करता है, प्रिंट मीडिया को इंक्लूड करता है, टेलीविजन को इंक्लूड करता है, और एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता था उस समय पर, अभी भी करता है, बट इट इज नॉट सो मच बिकॉज अब दूसरी चीजों ने जो है अपने आप को आगे कर लिया है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मीडिया। सो हेयर रेडियो होल्ड्स पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज विद लो लिटरेसी रेट्स। हमने पढ़ा था कि जहां पर लोग शिक्षित नहीं है, ऐसे देशों में जो है रेडियो ने अपना एक वाइटल रोल प्ले किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे कि लोगों तक जो है शिक्षा पहुंच सके, इंफॉर्मेशन पहुंच सके, हेल्थ इश्यूज पे उनको इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि वो और ग्रो हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द मास कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ओके, दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है अ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट शुड फोकस ऑन selling a product and not preaching moral values
to its potential customers. Do you agree? Discuss with examples. Now commercial advertisement, सबसे पहले हम ये जानेंगे commercial advertisement है क्या चीज. Secondly, should focus on selling a product. क्या commercial advertisement को socially जो है वो selling products पे ही ध्यान देना चाहिए, एंड नॉट प्रीचिंग मोरल वैल्यूज, और उसको मोरल वैल्यूज को प्रीच करने में ध्यान नहीं देना चाहिए. टू इट्स पोटेंशियल कस्टमर, जो उसके कस्टमर्स हैं वहां तक जो आपके कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, क्या उनको उनके मोरल वैल्यूज को भी फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? और एग्री करते हैं सो डिस्कस विद एग्जाम्पल. अगर करते हैं तो एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करिए, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट at commercial advertisement. So for commercial advertisement we have to understand that what is advertisement. So first of all we will have an introduction of advertisement. सबसे पहले हम introduction लेंगे advertisement का. The term advertisement is derived from a Latin word advertere, and which means turning attention towards a specific thing. That means कि turning attention towards a specific thing, ताकि एक चीज का अटेंशन किसी पर्टिकुलर चीज पे पड़े. सो दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट. एन एडवर्टाइजमेंट इज अ मैसेज created by a company or an individual to promote a product, service or idea to potential customers. It's a powerful tool that convinces people to consider buying something. Like advertisement, आपको पता ही है एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है. एडवर्टाइजमेंट जो वर्ड लिया गया है वो हमारा लैटिन वर्ड एडवर्टर से लिया गया है. इसका मतलब है कि टर्निंग समवन अटेंशन टू अ पर्टिकुलर थिंग. जब किसी का अटेंशन हम किसी पर्टिकुलर चीज पर डालते हैं तो उसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं. तो एडवर्टाइजमेंट का जो मेन रोल है वो है मैसेजेस क्रिएट करना बाय ए कंपनी और इंडिविजुअल. आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज और इंडिविजुअल जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट करते हैं टू प्रोमोट समथिंग, ताकि वो किस चीज का प्रमोशन कर सकें, किस चीज को प्रमोट करके उनको बढ़ावा दे सके, उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकें. सो प्रोमोटिंग अ प्रोडक्ट, ताकि कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो या कोई किसी भी आइडिया को हम पोटेंशियल कस्टमर्स तक जब हम पहुंचाते हैं, सो वो जो मीडियम होता है दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट. सो इट्स अ पावरफुल टूल. ये एक ऐसा तरीका है, बहुत पावरफुल टूल है, एक ऐसा बहुत ही शक्तिशाली साधन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोगों तक अपनी चीजों को पहुंचा सकते हैं, एक अटेंशन गेन कर सकते हैं. और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम उसको एक मैसेज के थ्रू कई सारी कंपनीज के लिए चीजों को प्रमोट करके हम लोगों तक उन चीजों को पहुंचा सकते हैं. सो it's a powerful tool that convinces people to consider buying something. It can take various forms such as commercials, prints, ads, online banners, social media posts, and its goal is to persuade people to buy or engage with what. Like इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक engagement कर सकते हैं लोगों का कंपनी ऑनर्स के साथ. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम उन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उन तक उन चीज़ों को पहुंचाकर हम अपने ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं. लाइक जो कंपनी ऑनर्स होते हैं उन चीज़ों को, जिस चीज़ का वो प्रमोशन कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, उन चीज़ों की ग्रोथ को वो इंक्रीज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्टाइजमेंट. एड, जिसे आप एड्स भी कह सकते हैं, कि एड्स के थ्रू आप क्या देखते हो, ये देखते हो कि टेलीविजन पे कोई ऐड आया, आपने उसको देखा एंड यू आर लाइक कि बहुत अच्छा है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग. आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उसे खरीदना चाहती हूँ. तो एडवर्टाइजमेंट पर्पस इज टू जस्ट क्रिएट दैट प्रमोशन. एडवर्टाइजमेंट का मेन पर्पस होता है उस प्रमोशन को क्रिएट करना, ताकि लोग जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक उन चीज़ों को पहुंचाया जा सके और ग्रोथ को बढ़ाया जा सके. सो नाउ इट्स अबाउट द थिंकर्स व्यू ऑन एडवर्टाइजमेंट. थिंकर्स ने क्या सोचा एडवर्टाइजमेंट के बारे में. लाइक डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स. सो द होल फुल फॉर्म ऑफ ASCI इज एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया. सो एन एडवर्टाइजमेंट इज डिफाइंड एज अ पेड फॉर कम्युनिकेशन एड्रेस टू द पीपल, पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ इट, the purpose of which is to influence the opinions or behavior of those to whom it is addressed. Any written or graphic matter on packaging or contained in it is subject to this कोड, ASCI कोड. अब क्या मतलब एडवर्टाइजमेंट का, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम चीज़ों को तो अपने प्रमोट करते ही करते हैं, बट इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट का मेन पर्पस होता है वो पर्पस होता है इन्फ्लुएंस करना
हमारे ओपिनियन से लोगों को मतलब बताना कि ये चीज इस तरह की है, एंड यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट दैट। लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हों, तभी हमारे एडवर्टाइजमेंट का पर्पस कंप्लीट होता है, अदरवाइज इट इज अनफुलफिल्ड, वो पूरा नहीं हो सकता है। सो इट इज ऑल अबाउट द एनी रिटन और ग्राफिक मैटर, यू कैन सी, कोई भी रिटन और ग्राफिक मैटर अगर आप किसी चीज पे देखते हो, इट इज ऑल अबाउट ASCI, दैट इज एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। सो अकॉर्डिंग टू मार्शल मैकलुहन ने ये सब चीजें बताई है 20वीं सेंचुरी के टाइम पे। उन्होंने ये सब समझाया कि एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, और एडवर्टाइजमेंट के जब हम कोई चीज परचेज करते तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर एक कोड लिखा होता है, एंड दैट कोड इज ASCI कोड। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट डू यू एग्री विथ कि आपके मोरल वैल्यूज को, अगर हम कोई चीज एडवर्टाइज कर रहे हैं तो हमें अपने मोरल वैल्यूज को क्या वहां पर खत्म कर देना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? तो आई डिसएग्री, मैं तो डिसएग्री करती हूं कि जब कोई चीज प्रमोट होती है, एड्स प्रमोट होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव अ कनेक्टिविटी विद द मोरल वैल्यूज। उसके अंदर कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी मोरल वैल्यूज को ऐड किया जाना चाहिए। सो आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। व्हेन यू विल स्टार्ट दैट क्वेश्चन, डू यू एग्री और डिसएग्री, तो आप वहां मेंशन करोगे कि दैट यू डिसएग्री। यस, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट दैट, मैं इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करती हूं कि जो मोरल वैल्यूज हैं उनको जो है आपके एडवर्टाइजमेंट के साथ जो है रखना नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं कि उनके साथ रखा जा सके, उनको रखना चाहिए। आपके मोरल वैल्यूज और आपकी एडवर्टाइजमेंट वो साथ साथ काम करने चाहिए, तभी एक पोटेंशियल कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहता है, एंड ही और शी कुड लिंक विद दैट प्रोडक्ट। वो इंसान जो इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है वो उसके साथ कहीं ना कहीं लिंक कर सकता है अपने आप को। अ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट शुड focus on selling a product and not preaching moral values to its potential customers, while the primary goal जो होना चाहिए वो प्राइमरी गोल होना चाहिए ताकि हम मोरल वैल्यूज को अपने प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व करके तब हम अपने एडवर्टाइजमेंट को करें, ताकि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक वो प्रोडक्ट जो है एक मोरल वैल्यू के साथ जाए और वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके। सो हियर इज अ गोल रिटन हियर दैट इट शुड बी ए गोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इज इंडीड टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस। दैट मीन्स कि जो गोल होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट का वो प्रमोट होना चाहिए इस तरीके से ताकि जो प्रोडक्ट और सर्विस हम दे रहे हैं वो मोरल वैल्यू के साथ ऐड होके मिले हमें। बिना मोरल वैल्यू का कोई अगर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है तो देयर विल बी नॉट अ कनेक्टिविटी, वो कनेक्टिविटी हमारी उसके साथ नहीं रह पाएगी। सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए या हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए भी। अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ अपना कनेक्टिविटी चाहते हो कि उसके साथ आप कनेक्ट कर सको, उस प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर सको। तो ऐसे एड्स बनने चाहिए जिससे कि मोरल वैल्यूज को भी उतना इंपॉर्टेंस मिल सके और आपके जो आप चीजें हैं वो भी आपकी फुलफिल हो सके। सो नाउ द फर्स्ट पार्ट इज द एडवर्टाइजिंग इट गोज is going to play a role. The first role is social responsibility. जो first role है आपका वो है social responsibility play करता है, एक vital role play करता है advertisement. Like advertisers have a responsibility. एडवर्टाइजर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ताकि वो अपने इथिकल वैल्यूज को भी, अपने इथिक्स को भी मेंटेन करके रखे और एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन दे सके पर्टिकुलर आपके पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सके। वाइल द प्राइमरी एम जो उसका होना चाहिए, जो प्राइमरी एम होता है वो होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट्स को सेल कर सके और इंश्योर करे, ये इस बात का ध्यान रखे कि एडवर्टाइजिंग डज नॉट प्रोपोगेट हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स। जो एडवर्टाइजिंग है वो इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा ना दे जिससे कि स्टीरियोटाइप्स बन जाए। स्टीरियोटाइप्स की चीज़ की बन जाए तो वो हमेशा क्या होती है, ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होती है। तो ऐसी कोई भी स्टीरियोटाइप जो है वो नहीं बननी चाहिए। एंड प्रोमोट अनइथिकल बिहेवियर, और किसी भी तरह का अनइथिकल बिहेवियर ना शो करे। वी शुड नॉट हार्म एनी पर्टिकुलर वैल्यूज फॉर समवन, किसी की पर्टिकुलर जो वैल्यूज हैं उसकी इथिक्स को है उनको हार्म ना करे। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो है हमें प्रमोट करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस जैसे कि आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, जैसे कि आप कई बार एडवर्टाइजमेंट में जेंडर इक्वालिटी को बताया जाता है, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल आर इक्वल, दैट इज गुड। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो मेल और फीमेल जो है इक्वल है, वो अलग अलग नहीं है। तो ऐसी अगर कोई भी प्रमोशन होता है एडवर्टाइजमेंट का, दैट इज गुड फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड देयर इथिकल वैल्यूज। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, डव कैंपेन चलाया गया था
तो उस डव कैंपेन के अंदर जो सेंसिटिविटी ऑफ वुमन है वो बताया गया था, और इस तरीके से डव कैंपेन के अंदर हम देख सकते हैं कि एक रियल ब्यूटी भी शो की गई थी वुमेन के लिए, और उसकी एक अंदर की सेंसिटिविटी को भी बताया गया है। ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बताया गया है बाय फीचरिंग वुमेन ऑफ डाइवर्स बॉडी, दैट मीन्स डाइवर्स बॉडी टाइप्स है हमारी वुमेन की, अलग अलग तरह की स्किन होती है वुमेन की, तो उन सभी स्किन के लिए जो है डव जो है इट इज वेरी सुटेबल फॉर एवरी स्किन टाइप ऑफ अ वुमन। सो इट इज according to their ethics also encouraging viewers to embrace their natural beauty, उनकी नेचुरल ब्यूटी को भी इन्हांस करती है, और उनके अंदर तक दैट मीन्स वो एक हर एक वुमेन के लिए बिल्कुल इक्वल है। वो ये नहीं कह रहा दैट द फेयर कॉम्प्लेक्शन कैन यूज इट और द डार्क कॉम्प्लेक्शन शुड यूज इट, इट इज इक्वल फॉर एवरीवन, फॉर एवरी वुमन ऑन द अर्थ। वो एक हर एक वुमेन के लिए बिल्कुल इक्वल है जो इस अर्थ पे है, चाहे वो डार्क स्किन हो चाहे वो लाइट स्किन हो। सो डव हैज स्टार्टेड दैट कैंपेन, डव ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, उसी कैंपेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक अ एडवर्टाइजमेंट विच इज बेस्ड ऑन द इथिकल वैल्यूज, जो इथिकल वैल्यूज भी शो कर रहा है और अपने प्रोडक्ट्स को भी सेल कर रहा है, बट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डिस्कशंस अराउंड बॉडी पॉजिटिविटी एंड सेल्फ स्टीम। ये वुमेन की सेल्फ स्टीम, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन कर रहा है और अपने प्रोडक्ट्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर रहा है। सो इट इज डूइंग बोथ द थिंग्स, दोनों चीजें वो साथ साथ कर रहा है। एक आपकी वुमेन की सेल्फ स्टीम को भी बनाए रख रहा है, उसकी सेंसिटिविटी को भी मेंटेन रख रहा है, और साथ साथ में अपने प्रोडक्ट को भी एडवर्टाइज कर रहा है। एड्रेसिंग सोशल इश्यूज इज द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एडवर्टाइजमेंट हैव द पावर और टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज। एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो सोशल इश्यूज को बढ़ा सकता है और कम भी कर सकता है। हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी बात को भी जो है लोगों तक पहुंचा सकता है और उनको अवेयर कर सकता है उस पर्टिकुलर सोशल इशू के बारे में, उस पर्टिकुलर सोशल थिंग के बारे में, जो हमारे समाज में चीज़ें हो रही है उन चीज़ों के बारे में वो उनको जागरूक कर सकता है, अवेयर कर सकता है, एंड स्पार्क कॉन्वर्सेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस। और ऐसे इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है जिससे कि हम अवेयर हो सकते हैं और हमारे अंदर वो जागरूकता जो है वो बढ़ सकती है। सो एड्रेसिंग सोशल इश्यूज इट कैन बी इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं ताकि सोशल इश्यूज को कंक्लूड किया जा सके। So here we can see while these ads may not directly promote a product, ये directly promote नहीं करता किसी product को, they contribute to brand reputation and consumer goodwill, consumer की goodwill के लिए भी use किया जा सकता है। Many successful advertising campaigns have addressed social issues aiming to raise awareness and provoke positive change। आप देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे campaign start हुए जिन्होंने social awareness के ऊपर बहुत सारी चीज़ें raise करी और वो किसके थ्रू आगे आए? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आगे आए, और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उन्होंने सोशल अवेयरनेस को इंक्रीज किया पूरे वर्ल्ड के अंदर। एंड इसी तरीके से हमारा एडवर्टाइजमेंट जो है वो रेज करता है अवेयरनेस को और प्रोवोक करता है पॉजिटिव चेंज को, पॉजिटिव चेंज को प्रोवोक करता है, उकसाता है ताकि लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जा सके और संसार के अंदर एक पॉजिटिव चेंज, एक अच्छा चेंज जो है लाया जा सके। एंड द एग्जाम्पल्स आर गिवन, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे नाइकी का एग्जाम्पल दे रखा है कि उन्होंने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट में एथिक्स को, वैल्यूज को भी मेंटेन रखा और अपने प्रोडक्ट को भी एडवर्टाइज किया। सो द नेक्स्ट पार्ट इज नाउ इट इज सेड दैट सपोर्ट फॉर डेयरी फार्मर्स। एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल होता है? सपोर्ट करता है डेयरी फार्मर्स को। डेयरी फार्मर्स को जैसे अमूल आप कह सकते हो, इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल, ये भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हो पीडीएफ से, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा और उसी लिंक से आप पढ़ सकते हो कि डेयरी फार्मर्स है उनको किस तरीके से कैंपेन्स के थ्रू उनको इनोवेट किया गया, उनको आगे बढ़ाया गया, उनको इंफॉर्मेशन दी गई एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू और उनको प्रोवोक किया गया ताकि वो आगे बढ़े और अपनी चीज़ों को बढ़ावा दे। और डेयरी फार्मर्स का भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से अमूल जो है, जो अपनी डेयरी फार्मिंग करता है, तो वो फार्मर्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है जितना वो अपने प्रोडक्ट को देता है। दैट मीन्स वो फार्मर्स की इथिकल वैल्यूज को भी बनाए रखता है और साथ में अपने प्रोडक्ट को भी एडवर्टाइज करता है। सो you can take the examples of dairy farmers here. Yeah, example is given here about Amul. Amul का example यहाँ पर दे रखा है। Now the fourth part is creating emotional connection. Now I have told you earlier, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसका मेन रोल सिर्फ एडवर्टाइज करने का नहीं है, उसका मेन प्रमोट करने का ही नहीं है सिर्फ, बल्कि उसका मेन रोल है लोगों के इमोशंस को, लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने का। सो हेयर इज द मेन रोल, क्रिएटिंग इमोशनल कनेक्शंस
इमोशनल कनेक्शंस को, कनेक्टिविटी को बनाए रखने का। आप देख भी सकते हो इसके अंदर कि इंटीग्रेट किया जाता है, एक साथ लाया जाता है लोगों को, उनको समझाया जाता है। दैट मीन्स इमोशनल कनेक्शन को बनाया जाता है कंज्यूमर्स के, ताकि उन तक वो इथिकल वैल्यूज भी उनको कनेक्टिविटी के साथ मिले और साथ में वो चीज़ों को समझ भी सके जिन चीज़ों के बारे में एडवर्टाइज किया जा रहा है। सो इंटीग्रेटिंग मोरल वैल्यूज इनटू एडवर्टाइजिंग कैन इनहेंस कंज्यूमर्स इंगेजमेंट। कंज्यूमर जितने भी होते हैं उनको इंगेज करने का जो काम होता है, दैट शुड बी ऑल्सो डन एंड इट इज़ ऑल डन बाय एडवर्टाइजमेंट। ये सारा का सारा काम जो एडवर्टाइजमेंट करता है, इंगेज करता है बाय क्रिएटिंग इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शंस के थ्रू उनको रेजोनेट करता है, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करता है, ऑडियंस को अपने साथ, ताकि वो अपने कनेक्टिविटी को बनाए अपने साथ। उनका जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट में वो अपने साथ एक कनेक्शन बना के उसको परचेज करें। ठीक है, सो एडवर्टाइजमेंट हैव ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग लाइक ट्रस्ट होना चाहिए। जब आप कोई प्रोडक्ट्स लेते हो तो आपको उसके ऊपर एक ट्रस्ट होता है, तो वो ट्रस्ट भी मेंटेन होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा गया है दैट ब्रांड्स कैन फॉस्टर लॉयल्टी। ब्रांड्स जो होते हैं, जितने भी ब्रांड्स आप देख सकते हो, आप कितने सारे ब्रांड्स आप यूज करते हो, अपने घर में भी कितने सारे ब्रांड्स का यूज करते हो, तो उन सभी ब्रांड्स पर जब आप परचेज करने जाते हो तो आपको पता ही है कि पहले आप उन पर ट्रस्ट करते हो। तो ब्रांड्स को भी वो लॉयल्टी, वो ट्रस्ट जो है वो पहले बनाना पड़ता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तभी तो जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो उनके पास जाते हैं, परचेज करते हैं, पहले समझते हैं, उस पर ट्रस्ट बनाते हैं और फिर उसके बाद उन चीज़ों को परचेज करते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द क्रिएटिंग इमोशनल कनेक्शंस एंड एग्जाम्पल्स इज ऑल्सो गिवन हियर। एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि सोनली फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट। कोई भी इंसान जो है वो पूरी तरीके से जब तक कोई चीज़ पे फोकस नहीं करता है, किसी चीज़ को उस पर ट्रस्ट नहीं होता, तब तक उस चीज़ को परचेज नहीं करता। तो एडवर्टाइजमेंट का मेन रोल यही है कि लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाना ताकि वो एक कनेक्टिविटी बनाए रखें। सो कोका कोला का एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसके अंदर कि उन्होंने एम्फेसाइज किया, कैसे एम्फेसाइज किया, जॉय दिखाया उसके अंदर। आप उनके एड्स देखोगे जब आपको पता लगेगा कि उसमें जॉय दिखा रखा है, टुगेदरनेस दिखा रखी है, ऑप्टिमिज्म, दैट मीन्स दे आर शोइंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ठीक है, दे आर कनेक्टिंग द कस्टमर्स विद देम, वो अपने साथ उन चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ एथिक्स दे आर कनेक्टिंग, कैसे एथिक्स कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप कह सकते हो जॉय, टुगेदरनेस, ऑप्टिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर द कीवर्ड्स। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो फॉर द एथिक्स। एथिक्स के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो कि ये आपके एथिकल वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एथिकल कंज्यूमरिज्म। सो एथिकल कंज्यूमरिज्म मीन्स दैट मीन्स एक कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस होता है। आज के टाइम में आप देख सकते हो कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस है, और इस मार्केट प्लेस में आप देख सकते हो एसेंशियल ब्रांड्स दिए गए, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उन सभी का कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं। और वो कंज्यूमर्स आज इसलिए ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एथिकल वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स आर देयर। एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन, टॉम्स का शूज़ आप देख सकते हो। टॉम्स का शूज़ आप लेते हो तो एक के साथ एक जो आपको पेयर है, दैट मीन्स द मॉडल 1 for 1 इज गिवन, सो दैट इज फॉर बट ऑल्सो फॉर इट्स 1 for 1 मॉडल वेयर अ पेयर ऑफ शूज इज डोनेटेड। एक पेयर के साथ एक पेयर जो है वो डोनेट किया जाता है। तो इस तरीके से जो एथिकल वैल्यूज हैं उनको बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स। पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स चलाए जाते हैं जिससे कि लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाया जा सके। जैसे कि आप देख सकते हो टोबैको के अंदर आप देख सकते हो कि वो टोबैको ब्रांड जो है, मतलब इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू। टोबैको ब्रांड ऑलरेडी आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है, बट कुछ ऐसे अवेयरनेसेस होती हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू जिससे कि आम जनता को ये पता चल सके कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये इस तरीके का हार्म भी कर सकती है। एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन, द ट्रुथ कैंपेन फोकसेस। जैसे कि कोई कैंपेन चलाया गया था ट्रुथ कैंपेन के नाम से, जहां पर टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स भी बताए गए। हमने ब्रांड तो दे दिया, हमने प्रमोट तो कर दिया, बट द थिंग इज उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कौन बताएगा। सो इट इज ऑल अबाउट एडवर्टाइजमेंट का रोल होता है कि वो अपने हार्मफुल इफेक्ट्स भी बताए कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप कैंपेन देख सकते हो, ट्रुथ कैंपेन ने ये कैंपेन चलाया जिसमें कि ये बताया गया कि टोबैको जो हम यूज़ करते हैं इट हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट कंक्लूजन। आप कंक्लूजन देख सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट के, मैंने स्टार्टिंग से आपको यही समझाया कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रमोट करता है अपनी चीज़ों को ताकि जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन चीज़ों को परचेज करें। बट एडवर्टाइजमेंट का मेन जो रोल है वो आपका इथिकल वैल्यूज़ को मेंटेन करना है, उनको बनाए रखना है, ताकि किसी की जो हार्मनी है, जिस किसी की लाइफ की कोई भी जो है उसको डैमेज ना कर सके। और आपके एडवर्टाइजमेंट जो है इफेक्टली आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं बिकॉज आप डे बाय डे टेलीविजन पे ये सब चीज़ें देखते रहते हो कि एडवर्टाइजमेंट आए, यू ऑलवेज यूज टू सी ऑल दिस थिंग्स। आप ये सब चीज़ें देखते हो और समझते हो कि चीज़ों को जब हम देखते हैं तो उस पर ट्रस्ट करना
बहुत ज़रूरी होता है। जब आप उस पर ट्रस्ट करते हो तभी आप उसको परचेज करते हो। तो आपका एडवर्टाइजमेंट का मेन रोल यही है कि बस उस ट्रस्ट को बनाए रखना है और एथिकल वैल्यूज़ को बनाकर अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक उस चीज़ को प्रमोट करना है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के क्या क्या पर्पस होते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे मोटिव्स हैं। उन मोटिव्स में सबसे पहला आपका डिस्कशन हमने यही किया था कि एथिकल वैल्यूज को बनाए रखे, मोरल वैल्यूज जो हैं वो हार्म नहीं होने चाहिए, उनको डैमेज नहीं करना है और उनको बनाए रखना है। सो व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डिस्क्राइब द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। आपको क्या करना है, स्टेप्स बताने हैं रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे कि इंफॉर्मेशन हमने पहले भी मिली थी कि एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसे लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसका जो मोटिव होता है वो लोगों के एथिकल वैल्यूज को मेंटेन करना होता है। तो इस इंट्रोडक्शन में ये देख सकते हो कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन, पिक्चर, वॉल, आप हर जगह देखते हो कि एडवर्टाइजमेंट हो रहा है ताकि लोगों को परसुएड किया जा सके। परसुएड मीन्स उनको इंसिस्ट किया जा सके, उनको मनाया जा सके ताकि लोग जो हैं वो चीज़ों को खरीदे। और इनका मेन मोटिव जो है वो इफेक्टिव होता है एडवर्टाइजमेंट तब जब वो क्राफ्टेड होता है थ्रू अ मटिकुलस प्रोसेस एनकम्पासेस रिसर्च, प्लानिंग एंड डिज़ाइन। और वो तभी होता है तब जब वो पूरी तरीके से प्रॉपरली प्लान्ड और डिज़ाइंड हो, तभी लोगों तक उसको पहुंचाया जाता है और इस तरीके से लोगों तक वो चीज़ें पहुंचती हैं और लोग उसको देखते हैं एंड आफ्टर दैट दे यूज टू बाय दैट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का क्या पर्पस है? फर्स्ट इज अवेयरनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, अवेयरनेस ही जो है वो सबसे पहला जो है मोटिव होता है एडवर्टाइजमेंट का, ताकि लोगों तक चीज़ों को पहुंचाया जा सके, उन तक उन चीज़ों के बारे में अवेयर किया जा सके। जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को किस तरीके से जो है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो सबसे पहला काम जो एडवर्टाइजमेंट का है वो अवेयरनेस है, ताकि टीवी, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया के थ्रू जो एडवर्टाइजर्स है इंश्योर करते हैं दैट देयर ऑफरिंग्स आर ऑन द रडार ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, ताकि जो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स है क्या वो उन तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे। देयरफॉर एक्सपेंडिंग देयर रिच एंड विजिबिलिटी, और क्या वो उन तक वो चीज़ें जा पा रही हैं, वो उन तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिस इज अबाउट एडवर्टाइजमेंट पर्पस। ये है एडवर्टाइजमेंट का पर्पस, ताकि टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट के थ्रू सभी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जा सके और उनके एथिकल वैल्यूज़ को भी मेंटेन किया जा सके। सेकेंड इज ऑल अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में आपको बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट का दूसरा रोल जो होता है वो आपका एजुकेशन है। एजुकेशन किस तरीके से? एडवर्टाइजमेंट ऑफन एजुकेट कंज्यूमर अबाउट प्रोडक्ट फीचर्स। अगर एजुकेशन आपके अंदर, आप किसी चीज़ के प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप क्या करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे पूरे अच्छे से कि इस प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है। तो उस प्रोडक्ट का जो एजुकेशन है उसका मोटिव क्या है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या पता चल रहा है आपको कि उस प्रोडक्ट के बारे में, कि उसके क्या की फीचर्स हैं, किसके यूज़ होता है, कब कब यूज़ करना चाहिए। सो इट इज़ सेंडिंग यू अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ spreading a kind of education to you, and advertisement often educate consumers। advertisement जो है वो education देता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, आपको educate करता है उसके फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके यूसेज इंस्ट्रक्शंस के बारे में, क्या क्या किस तरीके से इस प्रोडक्ट को हमको यूज़ करना है, और प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन भी देता है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स तक चीज़ों को पहुँचाता है, अंडरस्टूड करता है वैल्यू प्रोपोर्शन को, किस किस तरीके से किस किस चीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइडेड है, इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें किस किस मात्रा में इस प्रोडक्ट के अंदर डाली गई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिलती है। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन द मार्केट, और ये बताता है कि इसी तरीके का कोई प्रोडक्ट मार्केट में है या नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। ये एजुकेशन के बारे में था कि एडवर्टाइजमेंट हमें एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। लाइट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मीन्स एंगेज करता है हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, उसके अंदर इन्वॉल्व करता है। जब हम किसी प्रोडक्ट पर के बारे में सोचते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, तो हम उसके अंदर इंगेज हो जाते हैं इस तरीके से कि हम उसको खरीदना चाहते हैं। तो हम उसके हर एक चीज़ के बारे में सोचते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या मुझे इसे यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को उन चीज़ों के अंदर इंगेज कर देता है। सो इट्स ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन। अपने लेवल तक उनको फॉस्टर करता है इंटरेक्शन के लिए। लोग जो है उसके अंदर क्या करते हैं, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करते हैं, अपने चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से
फॉस्टर किया जा रहा है इंट्रैक्शन के लिए। एडवर्टाइजर्स जो है वो क्रिएट करते हैं, मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं दैट रेजोनेट विद देयर टारगेट ऑडियंस। उनकी एक टारगेट ऑडियंस होती है, उनको पता है कि मेरी ये ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है और मुझे इन तक ये चीज़ें पहुंचानी है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स लोग देखते हैं और उन टारगेट ऑडियंस तक वो चीज़ें पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद जो एडवर्टाइजर्स हैं वो अपने सारी मेमोरीज, मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रांड बिल्डिंग। नाउ ब्रांड बिल्डिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कोई एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो एडवर्टाइजमेंट में मेन रोल क्या है? एडवर्टाइजमेंट का रोल ये भी है कि वो ब्रांड को बिल्ड करने में, मान लीजिए फॉर सपोज देयर इज अ ब्रांड ऑफ डव, डव का एक ब्रांड है, तो उसको बिल्ड करने में जो कौन करेगा उसको बिल्ड करने का जो काम है वो हमारा एडवर्टाइजमेंट करेगा। बिकॉज सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट है वो लोग देखते हैं। जब लोगों ने उस एडवर्टाइजमेंट को देखा तब उनको ये पता चला कि ये प्रोडक्ट इस तरीके का और इस तरीके के लोग इन चीज़ों को इसको यूज कर सकते हैं, और उसके बाद उसके बारे में पढ़ते हैं, इंगेज होते हैं और इस तरीके से जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसका रोल प्ले होता है। सो ब्रांड बिल्डिंग में आपको यही देख सकते हो कि ब्रांड बिल्डिंग के अंदर ब्रांड को बिल्ड किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो ब्रांड को बिल्ड किया जाता है और लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाया जाता है। लाइक दिस कंसिस्टेंट प्रेजेंस प्रमोट्स ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड की लॉयल्टी बनाने में बहुत मदद करता है। एंड प्रेफरेंसेस ओवर कॉम्पिटिटर्स, लोग अब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं तो लोग कैसे ये चॉइस करेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये नहीं चाहिए। सो ये जो काम जो ब्रांड बिल्डिंग का काम करता है वो हमारा एडवर्टाइजमेंट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रांड बिल्डिंग, ताकि लोगों के माइंड में ये चीज़ हो कि दिस ब्रांड इज मोर गुड देन दैट ब्रांड, ताकि लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि ये ब्रांड जो है इस ब्रांड से ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, और वो स्टेप्स क्या हैं आपके? The test of effective advertisement is not just conveying the message, but it is retention, is its ability to persuade the audience। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जो हमारा आपका एडवर्टाइजमेंट है उसका सिर्फ ओनली ब्रांड को, किसी चीज़ को एडवर्टाइज करना ही नहीं है, उसके अंदर ये एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए कि वो परसुएड कर सके ऑडियंस को कन्विंस कर सके उसको परचेज करने के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ को जिसको हम एडवर्टाइज कर रहे हैं उसको खरीदने के लिए लोगों के अंदर जो है परसुएड कर सके उस चीज़ को, गुड्स को, सर्विसेज को, जो भी डिस्प्ले की जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, ताकि हम जितनी भी चीज़ें हम स्पेंड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीदने में जब हम कोई चीज़ को पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस समय हम ये सोचते हैं कि ये जो हम चीज़ खरीदने जा रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट हम खरीदने जा रहे हैं, ये हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जिससे कि हमें अच्छा लगेगा उस चीज़ को लेने में। तो अंडरस्टैंडिंग द स्टेप्स ऑफ टारगेट ऑडियंस, हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। उसके लिए सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा द स्पेंडिंग पैटर्न्स टू टारगेट प्रोडक्ट्स दे आर लाइकली टू बाय। दैट मीन्स कि कितने लोग इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। तो जैसे कि फॉर सपोज जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें जो आपका टारगेट ऑडियंस वो क्या होगा, लाइक मिडिल क्लास फैमिलीज, तो वहां पर उस प्रोडक्ट को कितने लोग खरीदेंगे इसमें भी डिपेंड करता है। इट्स ऑल अबाउट द स्टेप्स, ठीक है, ऑफ द टारगेट ऑडियंस। नेक्स्ट इज understand and analyze their media consumption habits to determine the best channels and times for reaching them, ताकि हम बेस्ट चैनल्स का यूज कर सकें, उनको एनालाइज कर सकें, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कर सकें। मीडिया कंजप्शन, मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, बेस्ट चैनल्स का यूज कर सकें। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग फ्रीक्वेंसी अपील। फ्रीक्वेंसी अपील जैसे कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, क्यों ज़रूरी है हमारा फ्रीक्वेंसी अपील? बिकॉज इट इंडिकेट्स हाउ ऑफन द एड्स नीड टू बी डिस्प्लेड। कितनी बार एक ऐड आएगा, जैसे हम भी कभी बार एड्स देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कितनी बार आ रहा है, वी आर गेटिंग बोर्ड। सो हमारी ऑडियंस भी यही सोचती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट का रोल होता है कि उसको ये भी ध्यान रखना है कि एक ऐड जो है वो बार बार चीज़ों को ना करे और कितनी बार ट्रिगर करना चाहिए लोगों तक, वो चीज़ डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। और ये डिटर्मिनेशन हमें किससे मिलती है? फ्रीक्वेंसी अपील से। हमारे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अपील होनी चाहिए जिससे कि कितनी बार ऐड जो है वो एडवर्टाइज किया जा रहा है, ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सो डिटरमाइन हाउ ऑफन योर एड्स नीड्स टू बी सीन बिफोर इट लीड्स टू बाइंग। और कितनी बार कोई चीज़ दिखाई जा रही है और लोग कितना इस चीज़ को खरीद रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितनी बार आपको एड्स जो है वो आपकी प्रमोट करनी है। ड्यूरेशन उस कैंपेन का कितना होगा, किस तरीके से वो चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, स्ट्रेटेजाइज होनी चाहिए।
कोई भी चीज़ एडवर्टाइजमेंट अगर हम दे रहे हैं तो वो पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजाइज की जानी चाहिए, उसको पर्टिकुलर प्लान किया जाना चाहिए कि ये चीज़ इस तरीके से होगी, बेस्ड ऑन द फैक्टर्स, लाइक जैसे बेस्ड किस तरीके के फैक्टर्स पे बेस होना चाहिए, लाइक एकेडमिक कैलेंडर्स, सीजनल रेलेवेंस, लाइक स्कूल कैलेंडर्स और सीजनल ट्रेंड्स। इन सभी चीज़ों पे जो है हमारे कैंपेन्स को बेस होना पड़ेगा, कैंपेन्स को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों के ऊपर ही बेस होकर, इन फैक्टर्स के ऊपर बेस होकर ही हमारे एडवर्टाइजमेंट का ड्यूरेशन रखना है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज डेवलपिंग द मैसेज। हाईलाइट व्हाट मेक्स यू प्रोडक्ट्स यूनिक फ्रॉम अदर्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, उन चीज़ों को हाईलाइट करना है जिससे कि आपको ये लगे कि प्रोडक्ट जो मैं बेचने जा रही हूँ या मैं प्रमोट करने जा रही हूँ वो जो है इस प्रोडक्ट से अलग है। तो हमें उन पर्टिकुलर फीचर्स को हाईलाइट करना पड़ेगा और हाईलाइट करते हुए हमें एजुकेशनल मोटिवेशनल एस्पेक्ट को भी उसके सामने रखना पड़ेगा कि इसके एजुकेशनल कितने बेनिफिट्स हैं, मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स को भी रखना पड़ेगा कि ये हमें मोटिवेट कर रहा है नहीं कर रहा, ये ऑडियंस को, हमारे टारगेटेड ऑडियंस को मोटिवेट कर रहा है नहीं कर रहा। इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, एडुकेट करना पड़ेगा एंड मोटिवेट करना पड़ेगा ऐसे एक्शंस लेने के लिए ताकि लोग उस चीज़ को बाय करें। एडुकेटिव एंड मोटिवेशनल एलिमेंट्स आर इंटीग्रेटेड। एडुकेटिव और मोटिवेशनल एलिमेंट्स को भी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उसके अंदर ताकि लोगों को एजुकेशन, उसके साथ इंफॉर्मेशन भी मिले और लोगों को मोटिवेट भी किया जा सके कि प्लीज़ बाय दिस प्रोडक्ट, ताकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम ये शो कर सके कि ये आपके लिए एजुकेशन वाइज भी अच्छा है और आपको मोटिवेट भी कर रहा है, यू शुड बाय ऑल दीज थिंग्स, आपको ये चीज़ खरीदनी ही चाहिए। एंश्योर योर मैसेज इज ईजी टू अंडरस्टैंड। और जो भी मैसेज आप देना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाउ स्टेप 3 इज अबाउट क्रिएटिंग एन अपीलिंग एडवर्टाइजमेंट। जो भी आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो वो बहुत अपीलिंग होना चाहिए, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए इसी एडवर्टाइजमेंट का मेन रोल ये भी है कि कोई एडवर्टाइजमेंट आप अगर प्रमोट करने जा रहे हो तो वो बहुत अपीलिंग होना चाहिए, लोगों के दिल तक पहुंचना चाहिए, तभी लोग उसके साथ कनेक्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज दैट मीन्स यू यूज अपील्स दैट कनेक्ट विद द इमोशंस और फीलिंग्स ऑफ योर ऑडियंस, वेदर लॉजिकल और इमोशनल तरीके से या लॉजिकल तरीके से आपको उसमें कनेक्टिविटी शो करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप एक अपीलिंग एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक जर्नल फीचर्स। आप देख सकते हैं कि इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट में स्लोगन्स होने चाहिए। आपने देखे होंगे कि अगर कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप उसमें हर एक चीज़ चेक करते हो, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हो, उसके फीचर्स चेक करते हो। तो जो एडवर्टाइजर है उसको ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें पर्टिकुलर स्लोगन्स का यूज़ किया गया है, उसके टेक्स्ट जो है वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, कलर स्कीम्स होनी चाहिए, उसके अंदर फॉन्ट्स होने चाहिए, कैची फ्रेजेस होने चाहिए। दैट मीन इट शुड बी वेरी इनोवेटिव एंड वेरी गुड टू लुक, बहुत अच्छा दिखना चाहिए और उसके अंदर वो की फीचर्स भी होने चाहिए जो उस प्रोडक्ट के अंदर हैं। उसको हम एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके से एंटरटेनिंग भी बना सकते हैं और एंटरटेनिंग बना के हम उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स उसको हम लोगों तक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। एंड इंश्योर द मैसेज इज मेमोरेबल। और जो मैसेज हम उसमें डाल रहे हैं वो मेमोरेबल होना चाहिए, किसी की उनकी यादों से जुड़ा होना चाहिए, इनक्रेडिबल होना चाहिए, अद्भुत होना चाहिए, जिससे कि लोग उसको पढ़ें और वो एकदम से अट्रैक्ट हो जाए। सो द कंक्लूजन इज दैट कि एडवर्टाइजमेंट का जो मेन रोल आपने देखा है, जो एडवर्टाइजमेंट है उनको केयरफुली डिजाइन करना चाहिए। ऐसे ही बिना स्ट्रेटेजाइज किए, बिना आप उनको बिना प्लान किए, बिना आप उनको अगर प्रमोट कर रहे हो तो दे विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स, आपको गुड रिजल्ट नहीं देंगे। उनके लिए आपको पर्टिकुलरली प्लान करके, स्ट्रेटेजाइज करके, उनको ढंग से पूरा प्रॉपर कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर आपको उसको एडवर्टाइज करना है, उसको प्लान करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, explain 4 points of advantages that television has over radio as a means of mass communication. Now this question is about the advantages of television over radio. इसमें हमें ये बताना है कि जो आपका टेलीविजन है वो रेडियो से किस तरीके से बेहतरीन है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि रेडियो में ऐसे फीचर्स नहीं है जो टेलीविजन में है। दैट मीन्स कि रेडियो के अंदर आप कोई भी चीज़ विजुअलाइज नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते। टेलीविजन में आप विजुअल भी कर सकते हो, उसको देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, समझ भी सकते हो। सो दैट इज द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ एंड वी विल रीड इन दिस क्वेश्चन दैट हाउ टेलीविजन हैज ओवरकम्पास द रेडियो। सो इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गिव। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। टेलीविजन लाइक यू नो कि आपको ऑफर करता है बहुत सारे फीचर्स, जैसे फॉर सपोज जैसे मैंने आपको बताया अभी कि टेलीविजन में आप एज कंपैरिजन टू रेडियो आप सिर्फ सुन ही नहीं, चीज़ों को देख के परख के समझ सकते हो। तो यही हमारा टेलीविजन का फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये भी समझेंगे कि अनलाइक रेडियो, टीवी प्रोवाइड्स विजुअल कंटेंट। जैसे मैंने आपको बताया रेडियो में आप विजुअल कंटेंट नहीं सुन सकते हो, नहीं देख सकते हो, बट टेलीविजन के अंदर आप
विजुअल कंटेंट को देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। विजुअल कंटेंट इनहैंसिंग द व्यूअर्स अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहैंस? इनहैंस का मतलब है यहाँ पर व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन को बढ़ाता है, इनहैंस करता है, इंक्रीज करता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है, उनको इंगेज रखता है। अगर आप रेडियो में देखोगे तो आप सिर्फ उसको सुन सकते हो, कुछ टाइम बाद आप बोर हो जाओगे, बट जब आप टेलीविजन को देखते हो, टीवी वॉच करते हो, तो आप एक तरह से उस पर इंगेज हो जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेडियो एंड टेलीविजन इज you just get into that particular visual thing. So it caters to diverse. Caters means it enhances, it provides you a kind of diverse audience, offering a combination of audio and visual stimuli, making it more captivating and more memorable. That means जब आप टेलीविजन पे कोई चीज देखते हो तो आपको ज्यादा दिन तक चीजों को याद रखने में मदद मिलती है। That means आप कोई चीज विजुअलाइज कर लेते हो तो आप उस चीज को काफी दिनों तक याद रखते हो। इन कंपैरिजन टू रेडियो, जब आप कोई चीज सुनते हो तो कई बार क्या होता है, उन चीजों को भूल भी जाते हो, बट जब हम कोई चीज देखते हैं अपनी आंखों से और उसको समझते हैं और सुनते भी हैं तो उन चीजों को बहुत दिनों तक याद रखते हैं। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रेडियो एंड टेलीविजन, एंड दिस इज द ओनली वे बाय विच वी कैन से दैट द टेलीविजन हैज अ एडवांटेज। टेलीविजन का एक एडवांटेज होता है रेडियो के ऊपर। द एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन दैट हाउ टेलीविजन इज मोर पावरफुल देन रेडियो, एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट दैट एडवांटेजेस that television has over radio as a means of communication। ऐसे कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जिससे कि हम ये समझ पाए कि टेलीविजन जो है वो रेडियो से ज्यादा बेहतर है। फॉर दैट विजुअल इंगेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विजुअल इंगेजमेंट होता है, विजुअली हम किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं, और इन्वॉल्व होते होते हम उन चीजों को बहुत जल्दी से इनकलकेट कर लेते हैं अपने माइंड में। कुछ टाइम तक आप कभी उस चीज को भूल नहीं पाओगे। सो टेलीविजन कंबाइंस ऑडियो एंड विजुअल एलिमेंट्स। आपके ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। दैट मीन्स इट इज विजुअली ऑल्सो, ऑडिबल ऑल्सो। विजुअली आप देख सकते हो, ऑडिबल आप सुन सकते हो उस चीज को बहुत आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हो, अ न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन अ टीवी कैन शो फुटेज ऑफ इवेंट्स एनहांसिंग व्यूअर अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशंस कनेक्शंस। जब हम कोई न्यूज टेलीविजन पे देखते हैं तो हम उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से अपने माइंड में इनकलकेट कर लेते हैं कि वो इंफॉर्मेशन कभी भी हमारे दिमाग से फिर नहीं जाती है। तो इस तरीके से जब भी टेलीविजन पे कोई न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है तो उसकी जो फुटेज होती है वो हमारे दिमाग में छप जाती है और कभी भी हम उस फुटेज को भूल नहीं पाते हैं। तो इसी तरीके से जो टेलीविजन है वो मोर पावरफुल शो हो रहा है, एंड इट इज the example of more powerful advantages of television over radio. So the next we are going to discuss is enhanced storytelling. That means when we go to enhance like storytelling anything, जब हम कोई चीज को storytelling करते हैं, उसको सुनते हैं, stories को समझते हैं, जब हम टेलीविजन देखते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से उन stories को grab करने में, grasp करने में बहुत आसानी होती है हमें। हम उन चीजों को भूल नहीं पाते जो चीज हम टेलीविजन पे देखते हैं। तो storytelling भी इसका एक एग्जाम्पल है, एक एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल लाइक फॉर इंस्टेंट इन कुकिंग शो, कभी भी आप कुकिंग शो को देखो, वैसे तो आपको कोई बता देगा इसको ऐसे बनाया जाता है, इसको ऐसे बनाया जाता है, बट जब आप उस चीज को अपनी आंखों से सामने देखती हो कि कुकिंग शोज के अंदर आप क्या देख रहे हो कि कोई भी चीज जो है वो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपके सामने की जा रही है, और करने के बाद उसको आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो इट इज मोर इजी to learn that particular thing which you are visualizing at that time। और उस समय उस चीज को देखकर उन चीजों को लर्न करना आपके लिए बहुत easy हो जाता है। The second point I have discussed in front of you that enhanced storytelling, that means किसी भी चीज को अगर हम storytelling के वे में टेलीविजन के थ्रू आपको ब्रॉडकास्ट करते हैं तो आपको उसको समझने में बहुत आसानी होती है। So it is the example we have given the advantage of television. Now the third point is real time interaction. That means we are having a real time interaction when we are watching a television. Okay, for example we can say television enables real time interaction through the live broadcast। जब लाइव ब्रॉडकास्ट होते हैं तो हम आमने सामने बैठकर किसी चीज को उसी वक्त उसी टाइम जो है लाइव देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो दिस इज द ओनली वे बाय विच वी आर हैविंग अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन, और वो एक लाइव इंटरेक्शन होता है, जो ब्रॉडकास्ट की जाती है वो भी लाइव होती है और हम भी वहीं बैठे होते हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ रियल टाइम इंटरेक्शन एंड इट इज द एडवांटेज ऑफ टेलीविजन ओवर रेडियो। Now the next part we are going to discuss is
फोर्थ पार्ट, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से हमें एडवांटेज दे रही है इसके अंदर आप देख सकते हो दैट टेलीविजन कैन सर्व एज अ पावरफुल एजुकेशनल टूल। एक पावरफुल एजुकेशनल टूल भी होता है। टेलीविजन के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीजें ब्रॉडकास्ट की जाती हैं जिसके थ्रू हम एजुकेशन को ले सकते हैं, उसको शिक्षित हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल लाइक विद प्रोग्राम डेडिकेटेड टू टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट्स। दैट मीन्स आप टेलीविजन में ऐसे बहुत सारे चैनल्स आप देखोगे जहां पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो टेलीविजन में विजुलाइज करके उसको ऑडिबल सुन करके सब चीजों को समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ टेलीविजन ओवर रेडियो एंड इट इज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वी आर गेटिंग by the help of television. The next point which we are going to discuss is technological advancement and entertainment. That means हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने आप को एडवांसमेंट और एंटरटेनमेंट की वैरायटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन कंटिन्यूज टू इन्वॉल्व विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी सच एज हाई डेफिनेशन डिस्प्ले, स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती हैं, उसके अंदर इंटरैक्टिव फीचर्स होते हैं टेलीविजन के अंदर। टेलीविजन ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ एंटरटेनमेंट ऑप्शन। आप देख सकते हो टेलीविजन में कितने सारे एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस होते हैं। लाइक यू कैन सी मूवीज, यू कैन वॉच लाइक सॉन्ग्स, एवरीथिंग यू कैन सी इन द टेलीविजन इंक्लूडिंग सिटकॉम्स, ड्रामाज आप देख सकते हो, रियलिटी शोज आजकल आप देख रहे हो जैसे कि रियलिटी शोज बहुत सारे टेलीविजन पे आ रहे हैं तो उनको भी आप वॉच कर सकते हो आसानी से। स्पोर्ट्स इवेंट्स को लाइव देख सकते हो। व्यूअर्स कैन चूज फ्रॉम डाइवर्स प्रोग्रामिंग टू सूट देयर प्रेफरेंसेस, वट एवर देयर प्रेफरेंसेस आर देयर, जो भी उनकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंगली जो भी चीज वो देखना चाहते हैं दे कैन सी, दे कैन वॉच ऑन टेलीविजन। So the next point which we are going to discuss is cultural impact. Cultural impact भी होता है हमारा, जैसे for suppose आप देख सकते हो कई सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जो कल्चर को आगे मोटिवेट करते हैं, that means उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। For suppose significant cultural impact by showing diverse perspectives, traditions में बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल चीजें दिखाई जाती हैं, सॉन्ग्स दिखाए जाते हैं, फोल्कलोर दिखाए जाते हैं, लाइफस्टाइल थ्रू प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं, बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके कल्चर से रिलेटेड है। सो ये सारी की सारी चीजें जो हम टेलीविजन पे देख पाते हैं। दस टेलीविजन्स combination of visual sounds and storytelling makes it a powerful medium for mass communication। और टेलीविजन ही एक ऐसा मास कम्युनिकेशन का मीडियम है जो बहुत ही पावरफुल टूल माना गया है। The and the conclusion of the answer is, क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है that टेलीविजन विजुअल इम्पैक्ट, इमोशनल कनेक्शन बनाता है, विजुअल इम्पैक्ट शो करता है और वाइड रीच होती है उसकी, काफी दूर दूर तक जो लोग हैं वो टेलीविजन वॉच करके बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड एबिलिटी टू ऑफर डेप्थ, वैरायटी, बहुत अंदर तक जाकर चीजों के ब्रीफली चीजों को समझ सकते हैं। एंड लाइव कवरेज मेक इट अ पोटेंट टूल। और एक कभी कभी ऐसा होता है कि टेलीविजन पे आप लाइव कवरेज भी देखते हो, जैसे फॉर सपोज कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है तो उसको आप लाइव देख सकते हो। तो ऐसे कवरेज भी किए जाते हैं टेलीविजन पे जिससे कि उसी वक्त उस पर्टिकुलर चीज को आप लाइव देख पाओगे और उसके साथ अपने आप को एंगेज कर पाओगे। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग इज राइट द स्क्रिप्ट फॉर रेडियो इंटरव्यू। दैट मीन्स एक रेडियो इंटरव्यू हो रहा है, आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है उसके ऊपर। विद एन एनवायरमेंटलिस्ट who is spreading, जो कि स्प्रेड कर रहा है अवेयरनेस को अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड प्रोवाइडिंग सिंपल स्टेप्स। दैट मीन्स क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप एक इंटरव्यू ले रहे हो, आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो एंड देयर इज अ एनवायरमेंटलिस्ट, एक एनवायरमेंटलिस्ट आपके सामने बैठा है, आप उसका एक इंटरव्यू ले रहे हो एंड यू आर राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो हाउ विल यू राइट, आप कैसे लिखोगे उस स्क्रिप्ट को? तो इसके अंदर हम वी विल हैव अ वन ऑन वन, हम एक क्वेश्चन पूछेंगे उससे, जैसे इंटरव्यूअर इंटरव्यू होता है। दैट मीन्स आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो और वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है। तो द सेम थिंग विच वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, वही चीज हमें इस क्वेश्चन में करनी है। लाइक इंट्रोडक्शन वी विल गिव एवरी क्वेश्चन व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो सबसे पहला उसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ट्राई टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उसका हमेशा दो। इन दैट वे यू विल डू, अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। सो अ रेडियो न्यूज स्क्रिप्ट इज अबाउट अ ब्लूप्रिंट। दैट मीन रेडियो न्यूज स्क्रिप्ट जो होती है एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, एक सांचा होता है जिसके अंदर आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो न्यूज की। रेडियो पर जब कोई भी न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है तो उसका एक सांचा बनाया जाता है, उसको स्ट्रेटेजाइज किया जाता है। राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर रेडियो मीन्स जब हम एक रेडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसको क्राफ्ट करते हैं, उसकी न्यूज स्टोरीज को क्राफ्ट करते हैं। वो जो न्यूज स्टोरीज हम क्राफ्ट करते हैं दैट शुड बी इन अ क्लियर, इन अ वेरी
सिंपल मैनर, बहुत सिंपल तरीके से लिखी होनी चाहिए, बिकॉज अगर वो नहीं लिखी जाएगी तो लोगों को उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और जब तक हमारी इंफॉर्मेशन ऑडियंस को हम पहुंचा रहे हैं तो वो ऑडियंस को जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है अगर वो क्लियर और सिंपल नहीं होगी तो हमारा जो मोटिव है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो जो रेडियो न्यूज स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, इट शुड बी वेरी सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए that everyone can understand, even those who might be illiterate। और उन लोगों को भी समझ में आनी चाहिए जो इलिटरेट हैं, जो शिक्षित नहीं है, साक्षर नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो रेडियो न्यूज स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। सो इट शुड बी वेरी इफेक्टिव ऑल्सो, बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं उसको आसानी से समझ पाएं। सो द स्क्रिप्ट फॉर अ रेडियो इंटरव्यू विद एन एनवायरमेंटलिस्ट हु इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड प्रोवाइडिंग सिंपल स्टेप्स। अब वो क्या कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएगा और कुछ सिंपल स्टेप्स बताएगा किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अवेयर हो सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक एग्जांपल फॉर सपोज आदित्य इज एग्जांपल हु इज टेकिंग अ इंटरव्यू ऑफ अ पर्सन हु इज अ एनवायरमेंटलिस्ट। वो एक एनवायरमेंटलिस्ट से जो है इंटरव्यू ले रहा है एंड ही विल से गुड इवनिंग लिसनर्स, you have to good evening listeners in the radio, you are broadcasting something on a particular topic। अगर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो रेडियो के ऊपर, स्क्रिप्ट बना रहे हो, आप पहले गुड इवनिंग विश करोगे लिसनर्स को, फिर उसके बाद आप वेलकम करोगे अपने स्पेशल गेस्ट को, जो भी आपका स्पेशल गेस्ट है उस सेगमेंट को आप इंट्रोड्यूस करोगे, इशू को बताओगे, जिस प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है, जिस प्रेसिंग इशू के बारे में बात हो रही है उसको आप वहां पर डिस्क्राइब करोगे एंड यू विल से दैट वी हैव अ रिमार्केबल गेस्ट। आप इंट्रोड्यूस करोगे उस रिमार्केबल गेस्ट को, प्लीज वेलकम श्रद्धा, लाइक वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ श्रद्धा। हमने एक एग्जाम्पल लिया श्रद्धा का, शी इज एन एनवायरमेंटलिस्ट, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और उनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं और रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग चल रही है। एन एनवायरमेंट activist and advocate for sustainable living श्रद्धा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो श्रद्धा को हम थैंक यू बोलेंगे क्योंकि वो हमें ज्वाइन कर रही है आज। शी वाज गिविंग सम काइंड ऑफ स्टेप्स सो दैट वी कुड बी अवेयर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अब उस पर्टिकुलर चीज के लिए वो हमें अवेयर करेंगी, स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताएंगी, तो हम उनका वेलकम कर रहे हैं, थैंक यू भी बोल रहे हैं। इस तरीके से आप एक स्क्रिप्ट को लिख सकते हो। श्रद्धा भी थैंक यू बोलती है एंड देन आदित्य फॉर हैविंग मी कहती है कि आदित्य लाइक यू कैन सी, कभी भी आप देखते हो कोई इंटरव्यू आपके सामने टेलीविजन पे भी चल रहा होता है तो आपको पता ही है कि जब कोई इंटरव्यूअर किसी इंटरव्यू से कोई इंटरव्यू लेती है तो क्या वो क्वेश्चंस पूछती है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस समय जो है इंटरव्यू है वो भी क्वेश्चंस के रिप्लाई करती है और थैंक्स करती है उसको। सो इन दिस वे वी विल हैव दैट काइंड ऑफ इंटरव्यू। आदित्य से श्रद्धा, क्लाइमेट चेंज इज अ टॉपिक ऑफ ग्रेट कंसर्न। जैसे कि हम बताया कि क्लाइमेट चेंज होता रहता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है ग्लोबली। ग्लोबली मीन्स पूरे संसार के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, नॉट फॉर इंडिया। कुड यू शेड सम लाइट, कैन यू टेल अस सम थिंग्स, शेड अ लाइट, can you give some points, give you some steps about that why it is so important for everyone to take action, क्यों जरूरी है हमें इसके अगेंस्ट एक्शन लेना। Now श्रद्धा will tell one by one that what is going to happen। श्रद्धा थोड़ी थोड़ी करके चीजों को देखेगी, समझेगी और बताएगी कि किस तरीके से हर किसी को इसके अगेंस्ट एक्शंस लेने चाहिए। This is all about, you can see in the PDF which is described in the description box। आप देख सकते हो, वहां लिंक मिल जाएगा आपको। आप पूरी PDF देखो कि उसके अंदर किस तरीके से दोनों का एनवायरमेंटलिस्ट और इंटरव्यूअर का एक इंटरव्यू हो रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रेडियो स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, जो कि सभी जितने भी ऑडियंस है, इधर दे आर इलिटरेट और दे आर इलिटरेट, चाहे वो लिटरेट है चाहे वो इलिटरेट है, दोनों को जो है वो समझ में आनी चाहिए। सो एट द एंड वी कैन से दैट आदित्य सेज थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लास्ट में जो है आदित्य उनको थैंक यू कहता है बिकॉज शी हैज एक्सप्लेन्ड सो मेनी थिंग दैट व्हाई दिस इज अ बिग कंसर्न, द क्लाइमेट चेंज इज अ बिग कंसर्न, क्यों क्लाइमेट चेंज एक बिग कंसर्न है। लास्ट में जो एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आदित्य है वो श्रद्धा को थैंक यू बोलता है एंड फॉर योर इंसाइटफुल वर्ड्स, ग्रेसफुल वर्ड, बहुत अच्छे वर्ड्स हमको सुनाए हैं एंड फॉर योर टायरलेस एफर्ट, जो भी आपने पूरा एफर्ट हमें इन सब चीजों को समझाने में निकाला है उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। ही इज शोइंग अ काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो अपना ग्रेटिट्यूड शो करता है लास्ट में। कंबैटिंग क्लाइमेट चेंज, कंबैटिंग मींस वी आर गोइंग टू ओवरकम, हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहे हैं एंड थैंक यू टू आवर लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। और लास्ट में कहता है जो लिसनर्स हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हम एक रेडियो स्क्रिप्ट लिखते हैं, रेडियो स्क्रिप्ट लिखते लिखते हम इन चीजों को समझते हैं, एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यू किस तरीके से एक इंटरव्यू सेक्शन बनता है रेडियो स्क्रिप्ट का और वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। रिमेंबर इट्स
up to each of us to be the change we wish to see in the world. Until next time, stay informed and stay empowered. Goodbye. At last we say goodbye. Whatever we have listened right now, जो भी हमने चीजें सुनी है अभी, उन सभी चीजों को हमें अच्छे से फॉलो करना है, समझना है. तो एट द एंड आदित्य just said all these words, says goodbye. Question number 6. This question is about differentiate. That means you have to show a difference. आपको अंतर बताना है between print media and social media. It's a very easy question. You might have known about the print media. As I have explained earlier also, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि print media क्या होता है and social media, सभी को पता है social media क्या चीज होती है. So now I'm going to again explain you the same thing. Like print media is one of the most traditional मतलब बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है एंड फंडामेंटल काइंड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, बहुत फंडामेंटल है, मास कम्युनिकेशन का बेस है. सोशल मीडिया इज टाइप ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन. दैट मीन सोशल मीडिया में हम इंटरनेट का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं. लाइक यू कैन सी बहुत सारे इंटरनेट वेबसाइट स्टार्ट हो चुकी हैं. तो इन सब तरीकों से जो है हम कम्युनिकेशन करते हैं. ऑडियंस जो है लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है. दीज आर द थिंग्स अबाउट द प्रिंट मीडिया एंड सोशल मीडिया. सो द नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट डेफिनेशन. वी हैव डिस्कस, पहले भी हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी प्रिंट मीडिया के बारे में. दैट ट्रेडिशनल फॉर्म है मास कम्युनिकेशन का. प्रिंटेड वेज में प्रिंट करके जो चीजों पे पहले जमाने में मैगजीन्स हुआ करती थी, बुक्स हुआ करती थी, उनको प्रिंटिंग वे में लोग जो है पढ़ा करते थे. आज भी पढ़ते हैं बट अब सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है ना. तो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो, जैसे फॉर सपोज एज अ पीडीएफ, जैसे आप भी देखोगे पीडीएफ के फॉर्म में आप कोई भी चीज पढ़ सकते हो और समझ सकते हो. दिस इज अ वे ऑफ सोशल मीडिया. लाइक दीज मटेरियल्स आर टेंजिबल, बहुत टेंजिबल होते हैं, इजीली होते हैं, फ्रेम्ड किए जाते हैं एंड कैन बी फिजिकली हेल्ड मेकिंग. मैनुअली हम प्रिंट मीडिया वर्क करते, हैंड रिटन हमें करना पड़ता है वो चीजें, बट ये चीज आपके सोशल मीडिया में नहीं होती. सोशल मीडिया इज अनदर पार्ट. सोशल मीडिया का पार्ट जो होता है वो अलग तरीके से होता है. फॉर सपोज यू कैन सी दैट सोशल मीडिया रेफर्स टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर. इट्स ऑल अबाउट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि सोशल मीडिया जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करता है, वेबसाइट्स की बात करता है. आप देखते हो किसी भी कंपनी को अपने ब्रांड को अगर आगे बढ़ाना है तो यूज टू गिव फॉर्म अ काइंड ऑफ वेबसाइट, जो अपनी वेबसाइट डाल देती हैं. ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता चले कि उनका प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से फॉर्म है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या चीजें हैं. तो सोशल मीडिया का भी यूज किया जाता है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, वेबसाइट्स का यूज होता है क्रिएट करने के लिए, शेयर करने के लिए एंड इंटरेक्ट विद कंटेंट जनरेटेड बाय यूजर्स. और हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो कंटेंट जनरेट किया जाता है उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं. ठीक है. दीज प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड वेबसाइट, जैसे कि पहले आप देख सकते हो वेबसाइट्स का यूज किया गया है. लाइक फेसबुक का आप यूज कर सकते हो, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, यूट्यूब का एंड मेनी अदर. बहुत सारे और भी हैं जिनका यूज करके हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया. ओके. सो सोशल मीडिया अनेबल्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. हर किसी इंसान के लिए आज के टाइम में, अगर मॉडर्न इंडिया को देखा जाए, मॉडर्न वर्ल्ड को, ग्लोबल वर्ल्ड को देखा जाए, तो इस समय जो है सोशल मीडिया बहुत ज्यादा फेमस है. पीपल आर वेरी वेरी इंडल्ज इनटू दैट सोशल मीडिया. पीपल जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं सोशल मीडिया के अंदर, बिकॉज बहुत क्विकली, बहुत जल्दी चीजें हो जाती हैं. आप जल्दी से कोई चीज सीख सकते हो, समझ सकते हो, घर बैठे कोई चीज को भी कर सकते हो. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द सोशल मीडिया. ओके. नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस. हम डिफरेंस पढ़ेंगे इसके अंदर कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. लाइक प्रिंट मीडिया जो है उसके अंदर जो है आपको पहले ही बताया था मैंने, मास मीडिया होता है, क्रिएट करता है चीजों को, डाइवर्स करता है न्यूज को और इंफॉर्मेशन को थ्रू प्रिंटेड पब्लिकेशंस. प्रिंटेड पब्लिकेशंस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, समझ सकते हैं न्यूज को, लाइक इन अ प्रिंटिंग वे, प्रिंट वे में. बट सोशल मीडिया में ऐसा नहीं होता. सोशल मीडिया जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को शेयर करती है इन अ वे ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के वे से इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को हम तक पहुंचाती है, ऑडियंस तक पहुंचाती है. सेकेंड पार्ट इज लाइक प्रिंट मीडिया इज द अर्लियर फॉर्म ऑफ मीडिया. प्रिंट मीडिया बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है. ठीक है. बट सोशल मीडिया आप देखोगे तो इट इज अ रिसेंट डेवलपमेंट. ये अभी का डेवलपमेंट है, ये बहुत पुराना नहीं है. अभी आप देखोगे 5-6 ईयर्स से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया फेमस हो चुका है. लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं सोशल मीडिया के अंदर. सोशल मीडिया हैज अ पोटेंशियल, उसके अंदर एक पोटेंशियल है ग्लोबली मतलब पूरे संसार के अंदर ग्लोबल ऑडियंस के लिए इनेबल इंफॉर्मेशन टू बी डिसमिनेटेड मीन्स स्प्रेड. दैट मीन्स कि पूरे संसार के अंदर अगर हमें कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ टाइम पीरियड के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है
तो हम उसमें सोशल मीडिया का यूज करके बहुत आसानी से चीजों को दे सकते हैं, डिसमिनेटेड कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्टेंटली, बहुत आसानी से और बहुत कम समय में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टू गो थ्रू प्रिंट मीडिया वन शुड बी लिटरेट। और जैसे प्रिंट मीडिया में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर आप प्रिंट मीडिया के थ्रू जाओगे तो पढ़ना जरूरी है, आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। बट जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना, बिकॉज सोशल मीडिया पे ऐसी साइट्स एंड वेबसाइट्स भी होती हैं जो आपको नॉर्मल तरीके से भी ऐसी ऐसी चीजें समझा देती हैं जिसके लिए आपको पढ़ना इतना जरूरी नहीं है। वट एवर वे दे आर गिविंग, तो वो ग्लोबली आपको बहुत कम समय में बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दे देती है। द नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज प्रिंट मीडिया नीड्स मोर टाइम टू एडिट। जैसे प्रिंट मीडिया में आपको बहुत समय लगता है एडिट करने में, उसको चीजों को ठीक करके आगे लोगों तक पहुंचाने में। दैट मीन्स कोई चीज हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हमें स्टेप बाय स्टेप उसको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजाइज करने के साथ साथ हमें उसको प्लान करना पड़ेगा। प्लान करने के साथ उसके बाद हम उसको आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। बट जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं तो सोशल मीडिया कैन बी एक्सेस्ड, उसका एक्सेस जो इंस्टेंटली हो जाता है फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप कर सकते हो विद एन इंटरनेट कनेक्शन। एक इंटरनेट कनेक्शन बस आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास वो इंटरनेट कनेक्शन है तो आप कहीं पर भी बैठ कर उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंट मीडिया ऑफन कैरीज अ परसेप्शन ऑफ बीइंग मोर ट्रस्टवर्दी। जैसे हम सोचते हैं कि प्रिंट मीडिया जो है वो मोर ट्रस्टवर्दी है, बट सोशल मीडिया का एक ये ड्रॉबैक होता है कि कई बार फॉल्स चीजें भी, फेक चीजें भी उस पर बताई जाती हैं, लोग उन चीजों को सुनते हैं, समझते हैं। प्रिंट मीडिया में जो भी चीजें आपके पास आती हैं दैट आर ऑल ट्रस्टवर्दी होती हैं, कुछ भी फेक चीजें उसके अंदर नहीं बताई जाएंगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज 7th पॉइंट, द मेन टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया बताया गया। आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रिंट मीडिया के कौन कौन से टाइप्स हैं। वी कैन से प्रिंटेड न्यूज़पेपर, आप देख सकते हो प्रिंटेड न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन मैंने जैसे आपको बताया, बुक्स होती हैं, इसके अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ोगे दे ऑल आर ट्रू एंड ट्रस्टवर्दी होती हैं, कोई भी चीज फेक नहीं होती उसके अंदर। बट व्हेन यू कम टू द सोशल मीडिया, द मेन टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, लाइक यू कैन से देयर आर सो मेनी साइट्स एंड वेबसाइट, बहुत सारी साइट्स एंड वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर आप चीजों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स भी है, जैसे लिंक्डइन कह सकते हो, ठीक है, इंडीड, लिंक्डइन, ये सारे के सारे चीजें जो हैं वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन देती हैं। नाउ द लास्ट पार्ट इज ऑल अबाउट कंक्लूजन। जैसे कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग अ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे कि इंट्रोडक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही आपका कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन के अंदर आप देख सकते हो कि प्रिंट मीडिया एंड सोशल मीडिया सर्व एज अ डिस्टिंक्ट yet complementary channels for information dissemination. Like print media, social media एक ऐसे source of mass communication है जिनसे कि globally आप कोई भी information को disseminate कर सकते हो, उसको disseminated way में दे सकते हो, उसको spread कर सकते हो. So this is all about the print media and social media. Next question जो हम discuss करने वाले हैं that is the question number 7 and the question is write a short note on the following. ऐसे questions भी आपको आ सकते हैं, जैसे that means आपको short note लिखने के लिए आ जाएगा, किसी पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट बोला जाएगा कि आप इस पे शॉर्ट नोट लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू solve is inverted pyramid structure. What is inverted pyramid structure? Second question is functions of mass media, कि mass media का क्या क्या functions होते हैं। Third is 5 Ms of advertising. 5 Ms of advertising किसे बोलते हैं। Next question is the Advertising Standards Council of India. इसमें से कुछ questions हमने पहले भी करे हैं, पढ़े हैं, बट फिर दोबारा हम उनको repeat करते questions को explain करूंगी। First of all we are going to solve the question is inverted pyramid structure क्या होता है। इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर जो होता है इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर न्यूज राइटिंग। आप जब न्यूज लिखते हो तो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में उस न्यूज को लिखा जाता है, यानी कि कोई न्यूज आई और फट से आपने उसको प्रिंट कर दिया और लोगों तक पहुंचा दे। नहीं, न्यूज प्रिंट जो होती है उससे पहले कुछ चीजों को स्ट्रेटेजाइज किया जाता है, प्लान किया जाता है, उन प्लानिंग करने के बाद ही वो न्यूज आपको मिलती है एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर। और वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जिस तरीके से वो न्यूज आप तक पहुंचाई जा रही है, किस तरीके से उसको एडिट किया जा रहा है, उसको एक राइट वे में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर। सो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर न्यूज राइटिंग। द इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग न्यूज स्टोरीज। किसी भी न्यूज स्टोरी को जब हमें ऑर्गेनाइज करना होता है तो उसको हमें स्ट्रेटेजाइज करके, उसको प्लान करके, पूरी तरीके से सोच के, समझ के, उसके बाद ही लोगों तक पहुंचाना होता है। ये नहीं कि आपने कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली और सीधा डायरेक्ट आपने लोगों तक पहुंचा दी। नहीं, उसके पीछे भी कुछ स्ट्रैटेजीज यूज की जाती है, एक प्लानिंग यूज की जाती है और उसी प्लानिंग को हम इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर बोलते हैं।
सो द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर, बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, इसका भी एक इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। एफिशिएंट कम्युनिकेशन, दैट मींस इसका एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया। इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर न्यूज राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड प्लेसिंग द मोस्ट फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, कोई भी फंडामेंटल जो इंफॉर्मेशन होती है उसको इन द लेड पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी, उसको सबसे पहले लीड में रखा जाता है। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो उसकी हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, तो उसको प्रॉपरली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली प्लान किया जाता है, स्ट्रक्चर्स में फ्रेम करना पड़ता है, तभी वो हम तक पहुंच पाती है। सो दिस स्टाइल प्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन अ न्यूज स्टोरी फर्स्ट फॉलोड इन डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट, एंड द लीस्ट इंफॉर्मेशन वी गिव द एंड ऑफ द स्टोरी। सो ऑर्डर बाय लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दिस स्ट्रक्चर वर्क्स वेल फॉर 2 रीजंस। ये स्ट्रक्चर 2 रीजन से बहुत अच्छे से काम करता है। लाइक द फर्स्ट रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंटेड एट द बिगनिंग हेल्प्स टू ग्रैब द, जब हम सबसे पहले कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जब कोई रीडर देखता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तभी वो अपनी अटेंशन को, उस अटेंशन को ग्रैब किया जा सकता है। अगर वो अटेंशन ग्रैब नहीं कर रही है स्टोरी, उसका हेडिंग ग्रैब नहीं कर रहा है, तो वो चीज कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और ना ही कभी जो है ऑडियंस उस तक अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएगी। तो इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है उस चीज का, तो रीडर्स का उस चीज के अंदर अटेंशन पाना, उसको ग्रैब करना उस इंफॉर्मेशन को। तो सबसे पहले जो हेडिंग होती है उसकी, जो लीड पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टोरी का। तो उसका इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उसमें जो है रीडर्स का अटेंशन जो है हमें ग्रैब करना पड़ता है। रीडर्स का अटेंशन ग्रैब होगा तभी रीडर्स जो है इसको इंटरेस्ट लेंगे उसमें और आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज जो मोटिव हम रख रहे हैं कि लोग पढ़े उसको, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। सो द रीडर इज मोर लाइकली टू रीड द एंटायर आर्टिकल। जब उसको पहले ही इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आगे का आर्टिकल क्यों पढ़ेगा? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा आर्टिकल का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी को बहुत इंपॉर्टेंटली देखा जाता है, समझा जाता है और बनाया जाता है ताकि जो रीडर्स हैं उनका अटेंशन वो ग्रैब कर सके। सेकेंड इज अ स्टोरी रिटन इन द इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर मीन्स द लीस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज एट द वेरी एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको पहले ही बताया, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको सबसे नीचे रखा जाता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मेन चीज होती है, वो उसको सबसे पहले रखा जाता है ताकि जो रीडर्स हैं उनके अटेंशन को ग्रैब किया जा सके। सो द नेक्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन सी द इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर। आप देख भी सकते हो कि कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और इन सब चीजों की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहां जाके इसको प्रॉपर्ली देख सकते हो पिरामिड किस तरीके से बनाया गया है। टाइम सेविंग भी होता है, अगर अब देखा जाए तो इट्स अ काइंड ऑफ टाइम सेविंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर जो होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ टाइम सेविंग नेचर से बनाया जाता है ताकि लोग छोटे समय में, थोड़े समय में ज्यादा चीजों को ग्रैब कर सके। तो इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले रखी जाती है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर लास्ट में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज को रखा जाता है। प्रायोरिटी शो की जाती है इंफॉर्मेशन की, दैट मींस जैसे कि पहले ही बताया कि इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा प्रियर फॉर्म में देखा जाता है, प्रायोरिटी उन चीजों को दी जाती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको लीस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे नीचे रखा जाता है। बेनिफिशियल फॉर गेनिंग ऑडियंस, मतलब कि ऑडियंस का अटेंशन गेन करने के लिए अगर हमें कोई न्यूज को देना है या कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो हमें उसके लिए इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट द इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर विच ऑलवेज ट्राइज टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर्स, जो हमेशा रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करता है और इसी तरीके से उसको प्लान किया जाता है ताकि लोग उसको पढ़ें। और कब पढ़ेंगे लोग उसको? जब स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से बनाया गया हो, उसके अंदर सारे पॉइंट्स जो डाले गए हैं, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट से लेकर लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तक जानी चाहिए। नाउ एट द लास्ट एज वी हैव कम टू द कंक्लूजन, जैसे कि हम कंक्लूजन तक आ चुके हैं। इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर स्टैंड्स एज अ पिलर। ये एक पिलर होता है एक तरह का, आप देख सकते हो कि इट्स अ पिलर ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म। अगर आप मॉडर्न जर्नलिज्म को देखोगे तो मॉडर्न जर्नलिज्म के अंदर ये स्ट्रक्चर इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज इट इज वेरी टाइम सेविंग। सबसे पहला ये कि टाइम सेविंग बहुत होती है। अगर आप कम समय में कोई अच्छी चीज किसी के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हो तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करोगे। तो न्यूज फेमिंग के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्रोवाइडिंग मेनी बेनिफिट्स टू बोथ किसको करता है? न्यूज रिपोर्टर्स को भी एंड देयर ऑडियंस को भी, और ऑडियंस को भी बेनिफिट देता है और न्यूज जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको भी बेनिफिट देता है ताकि लोग भी उस चीज को समझ पाए और जो न्यूज बनाने वाले हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो भी कम समय में जो है ज्यादा चीजों को लोगों तक पहुंचा सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ मास मीडिया। हमने पहले भी पढ़ा था फंक्शन, दैट मीन्स कि मास मीडिया का क्या क्या काम है, क्या क्या काम करता है मास मीडिया। द मास मीडिया रेफर्स
टू वेरियस चैनल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ऐसे चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स को बताता है, रेफर करता है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन, न्यूज, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स आर डिसेमिनेटेड टू अ लार्ज ऑडियंस। दैट मीन्स छोटे ही समय में जब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, बहुत सारी न्यूज की इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट के बारे में, एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको उन तक स्प्रेड करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं लार्जर ऑडियंस तक, ब्रॉडर ऑडियंस तक, मास मीडिया के थ्रू करते हैं। दिस इंक्लूड्स टेलीविजन, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें जो इंक्लूड किए जाते हैं वो है टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट इन जनरल। आप जनरल में देख लोगे कि इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट के थ्रू जो है हम काफी सारी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ मास मीडिया, और ये मास मीडिया ही बताता है, मास मीडिया का ही एक फॉर्म होता है। मास मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, देता है, इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर्स बिहेवियर को एंड फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑन अ लार्ज स्केल, और कम्युनिकेशन को बनाए रखता है एक पर्टिकुलर इंसान के और बहुत सारे लोगों तक। दैट मीन्स एक इंसान जब बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वो मास मीडिया के थ्रू करता है। नाउ द फंक्शन ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो इसमें है पहला आपका इंफॉर्मेटिव फंक्शन होता है, इंफॉर्मेशन देता है, एडुकेटिव, एडुकेट करता है आपको, एंटरटेनमेंट पर्पस को भी फुलफिल करता है, परसुएसिव भी होता है, परसुएसिव माने आपको कन्विंस भी कर लेता है अपनी बातों में। तो मास मीडिया का मेन रोल क्या है, आपको एडुकेट भी करना है, आपको इंफॉर्मेशन भी पहुंचाना है, आपको एंटरटेनमेंट भी देना है, और साथ में आपको चीजों के लिए कन्विंस भी करना है दैट व्हाटएवर दे आर डूइंग, जो भी चीजें वो आपको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं इंफॉर्मेशन आप तक, वो बिल्कुल सही है। अदर फंक्शंस, कुछ और फंक्शंस भी होते हैं इसके, फॉर सपोज यू कैन सी सर्विलियंस ऑफ द एनवायरनमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिट करता है इंफॉर्मेशन को, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेज, काफी हद तक आपके हेरिटेज को ट्रांसमिट करता है। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ मास मीडिया। सो द फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव डिस्कस्ड इज इंफॉर्मेटिव फंक्शन। इंफॉर्मेटिव फंक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, दैट मास मीडिया प्रोवाइड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाने का काम करती है फॉर डेली लिविंग, सच एज ट्रैफिक अपडेट्स। आपको ट्रैफिक अपडेट्स दी जाती हैं, वो मास मीडिया के थ्रू दी जाती है। लाइक दिल्ली में इस जगह पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको कई बार अगर आप सुनोगे या देखोगे टेलीविजन पे, तो आपको मास मीडिया ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में भी बताता है कि कौन कौन सी पॉलिसी किस समय पे आ रही है और गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी लॉन्च करने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मास मीडिया के थ्रू मिलती है। वेदर फॉरकास्ट, वेदर फॉरकास्टिंग भी करता है, दैट मीन्स अब बारिश होने वाली है, अब आज बहुत धूप होगी, कल बहुत ठंड होने वाली है, तो ये सब वेदर फॉरकास्टिंग जो की जाती है वो भी आपके मास मीडिया के थ्रू की जाती है। एग्जाम शेड्यूल्स भी आपको उसके थ्रू बताए जा सकते हैं, दैट मीन्स 10th का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, 10th के बोर्ड के रिजल्ट्स आने वाले हैं, 12th का एग्जाम होने वाला है, 12th के बोर्ड रिजल्ट्स आने वाले हैं, DU में एडमिशंस होने वाले हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है वो भी मास मीडिया के थ्रू मिलती है। लाइक नेक्स्ट पॉइंट आपका है एजुकेशनल फंक्शन। अब एजुकेशनल फंक्शन दैट मीन्स एडुकेट भी करता है हमको कहीं ना कहीं। मास मीडिया एडुकेट्स अस बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन देता है बहुत सारी, बट इंफॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन। इंफॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं है, हर एक तरह की चीजों के बारे में हमें बताता है, ठीक है। एजुकेशन रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन, एजुकेशन के लिए भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, बट इंफॉर्मेशन दैट इज सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज, ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिस्टमेटिकली, दैट मीन्स सिस्टम स्टेप बाय स्टेप बनाई गई हो, एक प्लान्ड वे में फॉर्म की गई हो, ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको देता है। कुछ भी उठाकर उसको जो समझ में आए वो आपको दे देता है, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, हर एक चीज जो होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेम में जाती है और उसी तरीके से वो आप तक पहुंचती है। दीज आर ऑल द एजुकेशनल फंक्शंस व्हिच मास मीडिया गिव्स यू। इट गोज बियॉन्ड एवरी इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन के तह तक जाकर, उसके डेप्थ तक जाकर इंफॉर्मेशन गैदर करती है और फिर आप तक पहुंचाती है। एडिटोरियल आर्टिकल्स आप देखते हो न्यूज़पेपर्स में, छोटे छोटे आर्टिकल्स आप देखते हो, तो ये सारे के सारे आपको मास मीडिया के थ्रू मिलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एंटरटेनिंग फंक्शन। दैट मीन्स यू नो एवरीथिंग दैट एंटरटेनिंग फंक्शन तो देता ही देता है, ऑब्वियसली आपको कितने सारी चीजें जो हैं आपके इंटरनेट के थ्रू मिल जाती हैं, एंटरटेनिंग पर्पस को फुलफिल करती हैं। सो लाइक न्यूज़पेपर्स आर अबाउट न्यूज, बट दे आर ऑल्सो पब्लिश
कार्टून्स का, आप न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हो, न्यूज आपको दिखती है तो आपको वो कार्टून के फॉर्म में भी दिखाई दी जाती है, कॉमिक्स के फॉर्म में, पजल्स के फॉर्म में, एंटरटेनिंग न्यूज के फॉर्म में, एंटरटेन करते हुए आपको न्यूज बताई जा रही है, गॉसिप्स की जाती है, वीकेंड सप्लीमेंट्स ऑन स्पेशल टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशंस होते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल, ताकि लोगों को एंटरटेन किया जा सके। इंफॉर्मेशन तो पहुंचाना उनका काम ही है, बट एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो अ मेन मोटिव ऑफ द मास मीडिया। मास मीडिया का जो मेन मोटिव है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाना नहीं है, आपको एंटरटेन भी करना है साथ के साथ। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। साथ में जब इसका ये मोटिव भी है कि आपको कैप्टिवेट करता है ऑडियंस को, कैप्टिवेट मींस अट्रैक्ट करता है आपको अपनी तरफ, तो कैप्टिवेट करने के साथ साथ वो आपको इंगेज करता है उस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज परसुएसिव फंक्शन। तो कन्विंस कैसे करता है? मीडिया परसुएट्स अस टू थिंक ऑफ एक्ट इन सर्टेन वेज, सर्टेन वेज में आपको परसुएट कर लेता है, कन्विंस कर लेता है, जैसे कि सोसाइटल बेनिफिट्स सच एज प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। आपको किसी प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना है तो तब भी मीडिया का यूज करते हैं, और यही हमारा परसुएसिव मीडियम है, बिकॉज हमें कन्विंस करना है लोगों को कि प्लीज बाय दिस प्रोडक्ट। जब हम कोई चीज को कन्विंस करने जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड परसुएसिव। तो मास मीडिया इसमें भी हेल्पफुल है। मास मीडिया के थ्रू हम किसी प्रोडक्ट को ब्रॉडकास्ट करेंगे, समझाएंगे मास मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और लोगों तक पहुंचाएंगे। जब लोग उस चीज को देखेंगे तो वो कन्विंस होंगे, जब कन्विंस होंगे तो उसको परचेज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट परसुएसिव फंक्शन, यही परसुएसिव फंक्शन है। इस तरीके से हम परसुएड करके लोगों को चीजों को खरीदने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स दे सकते हैं, बहुत सारे डिमांड पे लोगों के इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंज्यूमर को हर तरीके से उसके बिहेवियर को कन्विंस कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं उसको। समटाइम्स बियॉन्ड नेसेसिटी, कई बार हम बहुत हद तक उन चीजों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, कोई भी चीज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। मास मीडिया के कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था अभी, सर्विलियंस ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सर्विलियंस देता है। मीडिया एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा एज अ सुपरवाइजर वे काम करता है। हाईलाइटिंग सोसाइटल रॉन्ग्स एंड प्रमोटिंग पॉजिटिव एक्शंस, मान लीजिए फॉर बहुत सारी चीजें जो है ब्रॉडकास्ट की जा रही है, बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही है, यहाँ पर सर्विलियंस का काम भी बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है ये भी तो डिसाइड करना जरूरी है। तो ये सब चीजों का काम जो करता है वो भी हमारा मास मीडिया करता है। इसमें बहुत जरूरी है कि वो कई बार चीजों को जो गलत होती है उनको गलत बोलता है और प्रमोट करता है पॉजिटिव चेंज। पूरे वातावरण में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है जो वो प्ले करता है। एंड एनकरेज करता है जस्टिस एंड गुडनेस को, हमारे न्याय को और अच्छाइयों को वो आगे बढ़ावा देता है। इस तरीके से वो काम करता है। इट्स सेकंड पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को सही तरीके से आप तक पहुंचाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत आप तक ना पहुंच पाए, इसका ख्याल जो है वो मास मीडिया रखता है। मीडिया हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन बाय इंटरप्रिटिंग एंड प्रेजेंटिंग इट इन अ डाइजेस्टेबल वे। डाइजेस्टेबल मतलब कोई ऐसी गलत चीज जो है लोगों तक ना पहुंच जाए, इसका ध्यान भी मास मीडिया को रखना पड़ता है। उसको ध्यान देना पड़ता है कि किस तरीके से कोई चीज हम पहुंचा रहे हैं लोगों तक, तो वो गलत वे में, कोई इलीगल वे में, गलत सेंस में किसी ऑडियंस तक ना पहुंचे। तो इसका ध्यान भी जो है वो मास मीडिया रखता है। आप एडिटोरियल्स में देख सकते हो, टॉक शोज में देख सकते हो, आर्टिकल्स में देख सकते हो, तो लोग हमेशा एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन इज देयर इनटू दैट व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट एंड हाउ इवेंट्स। ये इवेंट कहां पर हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इस इवेंट में क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था इवेंट, इन सभी चीजों का ध्यान जो है वो मास मीडिया में रखा जाता है। मेकिंग इंफॉर्मेशन इजियर टू ग्रैब, ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन जो है बहुत आसानी से पहुंच जाए और लोग उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से ग्रास्प कर ले, ये काम मास मीडिया का होता है। द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेज किया जाता है, जैसे कि फॉर सपोज मास मीडिया जो है वो रेज करता है अवेयरनेस को बढ़ाता है, जागरूकता बढ़ाता है हमारे कल्चर से रिलेटेड, कल्चरल हेरिटेज लाइक नेचुरल हेरिटेज, हाईलाइटिंग इट्स सिग्निफिकेंस एंड प्रमोटिंग इट प्रेजर्वेशन। और हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाता है ताकि किसी की भी हार्मनी को डैमेज किया ना जा सके, ताकि किसी की भी शांति को भंग ना किया जा सके, लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, कोई डिस्प्यूट्स लोगों तक ना हो। इस तरीके की जो चीजें हैं वो मास मीडिया इन सब चीजों का ध्यान रखता है। एंड एट द लास्ट द कंक्लूजन इज मास मीडिया जो है वो एक ऐसा रोल प्ले करता है तो मल्टी फेसिटेटेड मींस मल्टी फंक्शनल है, रोल प्ले करता है सोसाइटी के अंदर और इंक्लूड करता है इंफॉर्मेशन को, एडुकेट करता है लोगों को, एंटरटेन करता है, इंस्पायर करता है अपनी ऑडियंस को हर एक तरीके से। वो अपने आप अपनी ऑडियंस को चीजों के लिए जो अटेंशन है वो ग्रास्प करने की कोशिश करता है, उनकी अटेंशन को बनाए रखने के लिए सारे के सारे जो है स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है। सो दिस
इज ऑल अबाउट द मास मीडिया। ये मास मीडिया के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से इसके फंक्शंस होते हैं, किन किन चीजों का वो ध्यान रखता है, ये सब चीजें हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व की हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 5 MS ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के 5 MS होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द 5 MS ऑफ एडवर्टाइजिंग इज अ फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेम, एक ढांचा ऐसा बनाया जाता है यूज बाय मार्केटर्स, मार्केटिंग करने वाले लोगों के लिए, एडवर्टाइजर्स जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, टू इफेक्टिवली प्लान एंड यूज टू गाइड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, ताकि जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो मार्केटर्स हैं, वो चीजों को इस तरीके से प्लान करें कि वो इफेक्टिव हो, लोगों तक प्रभाव डालें। सो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को बढ़ावा देने में, उनको गाइड करने में, उनको सपोर्ट करने में जो हेल्पफुल होता है, दैट इज कॉल्ड 5 MS ऑफ एडवर्टाइजिंग। 5 MS ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मींस इट्स अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे मार्केटर्स को, एडवर्टाइजर्स को इफेक्टिवली प्लान करने में, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को यूज करने के लिए, उनको आगे बढ़ावा देने के लिए एक इफेक्टिवनेस का इंश्योरेंस देता है कि इस तरीके से ये चीजें की जाती हैं। These 5 MS स्टैंड्स फॉर, ये 5 MS जो है किसके लिए यूज किए गए, इनका मतलब भी है कुछ। फर्स्ट इज मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया एंड मेजरमेंट। सो दिस इज कॉल्ड 5 MS स्टैंड, ओके, लाइक मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया एंड measurement. So you can see this picture given here about the mission. Also you can see here mission is there, like set clear objective, reflect on your mission and vision, define the end goal. money का भी दे रखा है, take inventory, allocate funds, ये सारे के सारे इसके अंदर जो है framed किए गए हैं। ये सारे वर्क जो है इसी के अंदर आते हैं। investing in resources, invest करता है resources के अंदर। मैसेज क्या करता है? craft a clear message, जो भी मैसेज जाएगा वो clearly होना चाहिए। USP आपका स्टेट होना चाहिए। create relatable content, content जो है वो relate करते हुए होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में बिल्कुल रिलेटेबल होना चाहिए चीजें। मीडिया क्या करती है? आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, आइडेंटिफाई करती है अपनी ऑडियंस को। ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स का यूज करती है, डिजिटल चैनल्स का यूज किया जाता है इसके अंदर। मेजरमेंट किस तरीके से होता है? डिफाइन KPIs, एनालाइज डेटा, यूज इनसाइट्स। सो द फर्स्ट MS stands for mission। जब सबसे पहला है MS है वो है मिशन। द मिशन कवर्स द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। जो मिशन सबसे पहले हमने देखा, उसके अंदर सबसे ज्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया जाता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए। कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन चल रहा है तो उसका जो ब्रॉडर एस्पेक्ट को कवर करेगा तो वो मिशन करेगा। इट डिफाइंस व्हाट द एडवर्टाइजिंग एम्स टू अचीव, और वो ये बताता है कि जो एडवर्टाइजर है जिस चीज को एम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल होने जा रहा है या नहीं जा रहा है। थ्रू द एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स, अपने एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स लगाए जाते हैं और उस एम को कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है जिसके लिए जो एडवर्टाइजर वो एफर्ट लगा रहा है। सेकंड इज MS स्टैंड्स फॉर मनी। MS का जो दूसरा पार्ट है दैट इज मनी। सो MS स्टैंड्स फॉर मनी। मनी रेफर्स टू द बजट एलोकेटेड। मान लीजिए फॉर सपोज हम कोई कैंपेन चलाने वाले हैं, उस कैंपेन के लिए हमें मनी भी तो एलोकेट करना पड़ेगा, हमें कुछ पैसा भी तो उस कैंपेन को चलाने के लिए लगाना पड़ेगा। सो जो सेकंड पार्ट होता है MS का वो होता है हमारा मनी। तो मनी को प्रॉपरली एलोकेट करना बहुत जरूरी है, चीजें बजट के अंदर आनी चाहिए तभी तो वो सक्सेसफुली काम करेंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगी। सो द बजट एलोकेटेड फॉर द एडवर्टाइजिंग कैंपेन, इसका मतलब है पैसा जो लगाया जाना चाहिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन के ऊपर, दैट मीन्स इट रेफर्स अबाउट the money. It determines the resources available for the various advertising activities. कोई भी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी होती है तो उसके लिए जो भी मटेरियल लगेगा, उस मटेरियल के लिए कुछ पैसा भी चाहिए होगा खरीदने के लिए, तो वो जो सारी की सारी चीजें एलोकेट की जाती हैं, दे आर ऑल इन द सेकंड पार्ट, दैट इज मनी। सो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ बजट देखा जाता है इसके अंदर। आप देख सकते हो कि प्रॉपरली बजट को एलोकेट किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ बजट होना चाहिए, अदरवाइज कैंपेन जो उसका डिजायर ऑडियंस तक पहुंचने का जो पूरा एम है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा अगर आपका बजट जो है प्रॉपरली एलोकेट नहीं किया जाएगा। बजटिंग जो है वो होनी चाहिए, बजट के ऊपर ही ये पूरा जो मनी का पार्ट है डिस्क्राइब किया गया है। इसके अंदर यही बताया गया कि बजटिंग बहुत जरूरी है, बजटिंग के साथ ही आप चीजों को आगे सक्सेसफुल बना सकते हो इस पार्ट के अंदर। सो द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द थर्ड पार्ट, दैट इज मैसेज। तो मैसेज जो भी हम पहुंचाने जा रहे हैं, जो भी लोगों तक कैंपेन के थ्रू मैसेज पहुंचा रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग या टैंगल्ड नहीं होना चाहिए। द मैसेज इज द
कोर कंटेंट एम ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन, दैट मीन्स उस कैंपेन का प्रॉपर मैसेज क्या है, वो कोर कंटेंट होता है, वो उसका इनर पार्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई कैंपेन हम चला रहे हैं तो उसका मैसेज हम क्या पहुंचा रहे हैं लोगों तक, क्या वो मैसेज सही है गलत है, इस सब चीज का ध्यान जो रखता है वो आपका थर्ड पार्ट रखता है। इट कन्वेज की इंफॉर्मेशन और इंस्पायरेशनल कंटेंट टू द टारगेट ऑडियंस, ये हमारे की इंफॉर्मेशन को देने में और लोगों को इंस्पायर करने में बहुत हेल्प करता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ this MS. So now the next part is the fourth part, and the fourth part stands for media. fourth part आपका मीडिया का होता है. So media refers to the platform और channels. आपको पता ही है, अभी मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको पहले कि मीडिया का वही मतलब है लाइक चैनल्स, वेबसाइट्स, इंटरनेट के थ्रू जो भी चीजें हम लोगों तक पहुंचाते हैं, दिस इज ऑल अबाउट मीडिया. प्लेटफॉर्म चैनल्स का यूज किया जाता है मैसेज को डिलीवर करने में और एडवर्टाइजिंग मैसेजेस को टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाने में ये काम करता है, और इसका मेन काम जो है वो मैसेजेस पहुंचाने का है. जो मैसेज है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए अगर हम कोई कैंपेन आगे चला रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इट इंक्लूड्स ट्रेडिशनल एंड चैनल्स सच एज, ट्रेडिशनल चैनल्स का भी यूज किया जाता है जैसे टेलीविजन का, रेडियो का, प्रिंट का, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, एज वेल एज डिजिटल चैनल्स का भी यूज किया जाता है, सोशल मीडिया, जैसे कि सोशल मीडिया का भी यूज किया जाता है इसके अंदर, वेबसाइट्स का यूज किया जाता है, मोबाइल एप्स का यूज किया जाता है, ताकि हमारी टारगेटेड ऑडियंस तक जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज पहुंच सके. फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज अबाउट द मेजरमेंट. लाइक एवरीथिंग इज डन, सब कुछ हो चुका है, बट अब पूरा प्रॉपर कैलकुलेटिव वे में हमें उसका मेजरमेंट करना है. अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें पहुंचानी है तो कैलकुलेटिवली प्रॉपरली पहुंचनी चाहिए, उसका पूरा मेजरमेंट होना चाहिए. सो मेजरमेंट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन, कि किस तरीके से जो हमने कैंपेन चलाया कि उसका इफेक्ट लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा. जो उसका मेजरमेंट है जो किया जाता है, दैट इज अबाउट द फिफ्थ वन स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट. इसमें क्या किया जाता है, इट इंक्लूड्स ट्रैकिंग की परफॉर्मेंसेस, की परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक किया जाता है. इंडिकेटर्स जैसे कि KPIs सच एज ब्रांड अवेयरनेस शो की जाती है, आपके इंगेजमेंट को देखता है, ऑडियंस इंगेज हो रही है नहीं हो रही है, लीड्स को देखा जाता है, सेल्स को देखा जाता है, एंड रिटर्न्स को देखा जाता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर. मेजरमेंट हेल्प करता है एक्सेस करने में द सक्सेस ऑफ द कैंपेन. जैसे मैंने बताया कि हमारा कैंपेन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, इसको मेजर करने का जो काम है वो मेजरमेंट का होता है, दैट इज द फिफ्थ पार्ट. नाउ द लास्ट पार्ट इज द कंक्लूजन. एज वी हैव इन एवरी क्वेश्चन, द कंक्लूजन is also mandatory. So conclusion, the 5 M's of advertising are mission, money, message, media and measurement. Provide a comprehensive framework for creating and executing effective and advertising campaigns. अगर हमें कोई भी effective campaign को properly workout करवाना है, उसको चलाना है और उसको properly measure करते हुए देखना है कि ये campaign जो है proper अपने aim तक पहुंचा या नहीं, तो उसके लिए हमें 5 M's of advertising का use करना पड़ता है. So the next question which we are going to do is the Advertising Standards Council of India. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था हमारे क्वेश्चन में, like this is ASCI. ASCI is a kind of, कह सकते हो कि आप किसी भी पैकेट के ऊपर जो कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, for suppose any packet or product you are purchasing, you see some kind of mark over there. जो गवर्नमेंट काउंसिल जो है आपको एक मार्क देती है, that means this is a kind of, ये प्रोटोकॉल है, ये मार्क है जिसके बेसिस पे आप जज कर पाते हो ये चीज जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल ठीक है. सो दिस इज द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI, established in 1985 में स्टैब्लिश हुई थी. इज कमिटेड टू द कॉज ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन मतलब जो प्रोडक्ट आप परचेज करने जा रहे हो, प्रोडक्ट सही है या नहीं, इस चीज को रेगुलेट करने का जो काम करता है वो करता है ASCI. एडवर्टाइजिंग इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है वो ASCI करता है. पर्पस क्या है इसका? The purpose of ASCI was to control the content of advertisement. जो कंटेंट दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट पे उनको कंट्रोल करने का काम करता है, and to ensure all the advertising activities, और इस बात का ध्यान रखता है कि जितनी भी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी की सारी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज जो हैं लीगल होनी चाहिए, ट्रूथफुल होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए. इन सभी चीजों का ध्यान जो है वो ASCI रखता है, ताकि इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से जो कि इन सब चीजों का ध्यान रखती है. जो हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो चीजें जो लोगों तक पहुंच रही हैं वो चीजें लीगली करेक्ट है या नहीं, ट्रूथफुल है या नहीं, डिसेंट वे में पहुंचाई जा रही है या नहीं,
और ऑनेस्ट है या नहीं, इन सब चीजों का ध्यान जो है ASCI रखता है विद अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कि लोगों तक जो चीजें पहुंचाई जा रही हैं वो एप्रोप्रिएट वे में पहुंचाई जा रही हैं या नहीं पहुंचाई जा रही, एंड इन लाइन विद फेयर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस। इस तरीके का भी ध्यान रखा जाता है कि जो कॉम्पिटिटर्स है उनको फेयरली जो है वो जज किया जा सके, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट ना हो। जो ASCI था उसका जो एस्टैब्लिशमेंट 1985 अंडर सेक्शन 25 में हुआ ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, इट हैज बीन डिफाइंड, और डिफाइन किया गया वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटिंग काउंसिल, एक ऐसी काउंसिल जो वॉलंटरी है, सेल्फ रेगुलेटेड है, विच हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी, और इसको रजिस्टर किया गया एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी के नाम से। सो नाउ द मेजर लिस्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, इसके अंदर कुछ लॉज एंड रेगुलेशन आप पढ़ सकते हो, PDF आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से लिंक ले सकते हो और पढ़ सकते हो। जितने भी सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी मेजर लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, आप इसके अंदर पढ़ सकते हो। जैसे फॉर सपोज यहाँ पर दे रखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बताया गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज बताई गई हैं, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के बारे में बताया, कॉपीराइट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लाइक अ लॉ एंड रेगुलेशन, आपका स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट बताया गया है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट बताया गया है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियन एक्ट 1922 के बारे में बताया गया है। तो ये सारे की सारी चीजें आप पढ़ सकते हो अपनी PDF में। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया हैज सम मोटो, कुछ ना कुछ मोटिव होता है किसी काउंसिल का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो हम पढ़ेंगे कि क्या उसका मोटो है, रेगुलेट योरसेल्फ और समबडी एल्स विल, मतलब आपको अपने आप को भी ठीक करना है और दूसरों को भी ठीक करना है। सो दिस इज ट्रू नॉट ओनली ऑफ एडवर्टाइजमेंट बट ऑफ मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा, ये मास कम्युनिकेशन के हर एक पार्ट के बारे में बात कर रहा है। जो भी चीज मास कम्युनिकेशन की आती है, इधर इट इज रेडियो, इट इज प्रिंट मीडिया, इट इज टेलीविजन, इट इज सोशल मीडिया, एवरीथिंग। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट्स एडवर्टाइजिंग इन 4 मेजर एरियाज, 4 मेजर एरियाज में वो रेगुलेट करती है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, ऑनेस्टी, जब हम कोई चीज बेचने जा रहे हैं तो उसके लिए ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। आप कोई चीज एडवर्टाइज कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट चल रही है, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऑनेस्टी से बेस होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी ट्रूथफुल एंड नॉट मिसलीडिंग, मिसलीड नहीं करना चाहिए उसको, ध्यान आपका ASCI रखती है। नेक्स्ट पार्ट आपका है डिसेंसी, आपके डिसेंसी का ध्यान रखते हैं कि लोगों को इमोशंस है, उनकी फीलिंग्स है, उनको हार्म ना हो, उनकी डिसेंसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। लाइक एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट कंटेन वल्गर, कोई वल्गर कंटेंट नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ऑप्शंस नहीं होना चाहिए, इंडिसेंट चीजें नहीं होनी चाहिए, रिपल्सिव आइडियाज नहीं होने चाहिए, पिक्चर्स, रिपल्सिव वीडियोस नहीं होनी चाहिए। सो दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर इन the particular thing या advertisement you are going to advertise. These all things just take care. ASCI जो है वो इन सब चीजों का ध्यान रखता है कि decency भी maintain होनी चाहिए। Next part is social safeguarding. Social safeguarding means advertisement should not present anything in it which may incite violence. उसके अंदर कोई violence create नहीं होना चाहिए ताकि लोग उसको देखें और violence आ जाए उनके अंदर, वो एकदम से आग बबूले हो जाए। ऐसा कोई भी चीज जो है वो एडवर्टाइजमेंट में नहीं होना चाहिए, तो इसका ध्यान ASCI रखती है। हेट्रेड नहीं फैलाए कम्युनिटीज के बीच में, कोई भी कम्युनिटी के बीच में किसी तरह का हेट्रेड ना फैले, कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी के बीच में लड़ाई दंगे वगैरह ना हो, ऐसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आगे ना पहुंचाई जाए। कम्युनिटी इन पर्टिकुलर लाके किसी भी तरह की कोई कम्युनिटी हो उसके बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट ना हो। सोशल सेफगार्डिंग का मतलब यही है, हर तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो है वायलेंस को क्रिएट ना करे, डिस्प्यूट को एंकरेज ना करे। द नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फेयरनेस ऑफ कॉम्पिटिशन। जैसे कि फॉर सपोज एडवर्टाइजमेंट होती है, कई सारे ब्रांड्स होते हैं, तो उन ब्रांड्स में आपस में एक जैसी चीजें बहुत सारी होती है। फॉर सपोज आप कोई सोप ले लो, डव का सोप ले लो, आप कोई और सोप ले लो, साथ में उनका कंपटीशन चलता है। तो एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, कोई अलग तरीके से इलीगल कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोई गलत तरीके से किसी चीज को पीछे आगे नहीं होना चाहिए, किसी को हराना या जीतना किसी भी तरीके से इलीगल वे में ना हो, इसका ध्यान जो है ASCI रखती है। कंपैरिजन बिटवीन प्रोडक्ट शुड बी फेयर, फेयर होना चाहिए सारा कंपैरिजन, फैक्चुअल होना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए, सब्सटेंशिएटेड होना चाहिए, ताकि चीजों को अच्छी तरीके से देख परख के ही आगे बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से जो कंपटीशन होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए। So at last there is a conclusion we have given, as we have done earlier also in every question there is a introduction as well as the conclusion is there. Advertising Standards Council of India ASCI plays a pivotal role in regulating advertising content. एक pivotal means it's a very vital and very important role it plays
टू रेगुलेट द एडवर्टाइजिंग कंटेंट, एडवर्टाइजिंग कंटेंट को रेगुलेट करने में, एंश्योर करने में, उसको ये श्योरिटी देने के लिए कि लोगों तक जो चीजें पहुंच रही हैं दैट शुड बी ट्रूथफुल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए, एथिक्स पे बेस्ड होनी चाहिए, किसी की कम्युनिटीज को डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए, वायलेंस को इंसाइट करने वाली नहीं होनी चाहिए। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन प्रॉपरली। आपको सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।